हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? ठीक ठीक चल रही है? घर वाले चला रही हैं, हमसे तो नहीं चल रही है। कैसी चल रही है ज़िंदगी सबकी? ठीक चल रही है। आज सुबह कितने बजे उठे सारे? 5 बजे। बोली लगाओ 5 से पहले कोई उठा हो। आप कितने बजे उठे? 2:30 बजे। क्लास के लिए कितने बजे उठे? गर्लफ्रेंड के लिए उठे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, 2:30 बजे उसके लिए उठे। मेरी क्लास के लिए कितने बजे? 2:30 बजे मेरी क्लास लेके उठे। 2:30 बजे उठ गए थे? मतलब ऐसा क्यों? अच्छा, नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, सीए कर रहे हैं तो पहले ही होश उड़ गए, हे राम क्या होगा, तो नींद ही नहीं आ रही थी। 2:30 बजे उठ गए। और कितने कितने बजे उठे? हाँ जी, 4 बजे उठ गए। ठीक है, तो 4 बजे 5 बजे जो है आप उठ गए हैं। और मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, आप कितने बजे उठे? कुछ तो शायद ऑनलाइन वाले बच्चे तो अभी उठ रहे होंगे। ये प्रिविलेज बच्चे हैं, है ना। ये अभी क्लास शुरू हुई, अभी आँख खोल रहे होंगे, हाँ मम्मा उठ रहा हूँ बस मैं। ये बहुत बढ़िया जो है, ये बच्चे जो है आ जाते हैं। चलो ठीक है जी। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहाँ कहाँ से आए हो? दिल्ली से हो, दिल्ली के बाहर से हो, इंडिया से हो, इंडिया के बाहर से हो? कहाँ कहाँ से हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे तो शायद दिल्ली के बाहर से होंगे। तो मेरे को ज़रा बता दो आप कहाँ से, मतलब कौन से स्टेट से, कौन सी सिटी, कौन से स्टेट से हो। और मैं इधर ऑफलाइन बच्चों से ही पूछ लेता हूँ कि भैया आप कहाँ कहाँ से हैं। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन बच्चे हैं, दिल्ली से कितने बच्चे हैं जो दिल्ली से ही हैं? हाँ, ऑफलाइन तो मेजॉरिटी दिल्ली के बच्चे जो हैं ऑफलाइन में आते हैं। अच्छा, दिल्ली से बाहर के कोई बच्चे जो आए हों? अच्छा, कुछ बच्चे हैं। आप कहाँ कहाँ से हैं? साहिबाबाद से। ठीक है। और कहाँ कहाँ से जो दिल्ली के बाहर हैं? इंदौर से। माइक दे, मैं शायद नहीं सुन पा रहा। ठीक है, चलो माइक में जा पहुँचते हैं। ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं चिक्का हरियाणा, बहादुरगढ़ से हैं, असम से हैं, अहमदाबाद गुजरात से हैं, ओके, दादरा नगर हवेली से हैं, हरियाणा से हैं, वाराणसी से हैं, कोलकाता से हैं, महाराष्ट्र से हैं, सोनीपत से हैं। अच्छा, दिल्ली से हैं। ओए नालायक, तो दिल्ली से तो ऑफलाइन में क्यों नहीं आया? चलो कोई बात नहीं। पंजाब से हैं, ठीक है, कोलकाता से भी जो है आ रहे। राजस्थान, कृष्णा राजस्थान से कहाँ से हो? अच्छा, दीक्षित पंजाब से आ रहे हैं। अहमदाबाद, बहादुरगढ़, गोहाना, टोहाना, इलाहाबाद, इलाहाबाद हरियाणा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये जो ऑफलाइन। आप कहाँ कहाँ से हो? सर चंदौसी। हाँ जी, चंदौसी चौकौसी, ये कहाँ पर है? सर यूपी। यूपी। अच्छा, और ऑफलाइन बच्चे कहाँ कहाँ? तो यहाँ पे पीजी में हो? अच्छा ठीक है। और बच्चे कहाँ से हैं जो सर दिल्ली के? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से हैं। ठीक है, यहाँ संगरूर से भी बच्चे आए हुए हैं, दिल्ली से बच्चे जो है आए हैं। और बताइए जी, ऑफलाइन बुलंदशहर। कहाँ से? बुलंदशहर। बुलंदशहर से है। चलो बहुत ही बढ़िया। और कहाँ कहाँ से हैं? हाँ जी, और कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? हाँ जी, इधर से रेवाड़ी से, फरीदाबाद से, आगरा से बच्चे हैं। अच्छा, उड़ीसा से भी हैं। बहुत ही बढ़िया, उड़ीसा से ही बच्चे जो है इस समय जुड़ गए हैं। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, अच्छा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से भी शायद बच्चे इस समय जो है आए हैं। हरियाणा है, और वाराणसी भी बता रहे हैं। धामपुर, धामपुर कहाँ पर हुआ? फिर हल्द्वानी से बता रहे हैं। हल्द्वानी तो अपना उत्तराखंड में हो गया। धामपुर कहाँ पर हुआ? ठीक है। और ऑफलाइन बच्चे कहाँ से हैं? और कहीं किसी और स्टेट से जो ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हो? हाँ जी, ऑफलाइन पढ़ने और कहाँ से जो है आ रहे हैं? नेपाल से भी हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, नेपाल से ही बच्चे जुड़े हैं। तो ठीक है, असम से हैं, नेपाल से हैं। चलो, इस बार दुबई से कोई बच्चा नहीं है? दुबई वाला बच्चा, सलाम वालेकुम। नोएडा से हैं, ठीक है। धामपुर उत्तर प्रदेश में बिजनौर के पास है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जो है आ रहे हैं। चलो तो भाई, वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्रोफेशन जिसका नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो भाई आपने चूज़ करा है सीए प्रोफेशन। और वही अगर बात करें तो इस समय अक्रॉस इंडिया, या मैं कहूँ इंडिया के बाहर से बच्चे सारे एक साथ जो है पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक अलग ही जो है आपका एक्सपीरियंस जो है रहेगा। अभी तक तो क्या था, आप एक स्कूल में पढ़ते थे, एक जगह के बच्चे जो है पढ़ते थे। अब सीए प्रोफेशन में तो कहते हैं ना अक्रॉस द वर्ल्ड में कह सकता हूँ। अभी शायद क्योंकि नेपाल से बच्चे भी हैं, कई बार दुबई से बच्चे भी आते हैं, यूएई से बच्चे होते हैं, केप टाउन से बच्चे जो है जुड़ रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो शायद जुड़ते हैं। तो पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा मज़ा जो है वो शायद आता है। ठीक है जी। तो
आप सबने शुरू किया सीए प्रोफेशन, तो भाई थोड़ा सा आइडिया शायद आपको होगा, पर एक बार ओवरव्यू जो है मैं आपको जो है दे देता हूँ। तो भाई सीए प्रोफेशन की अगर बात करें तो उसका जो फर्स्ट लेवल है, हाँ जी, फर्स्ट लेवल का नाम पता होगा आपको? हाँ जी, फर्स्ट लेवल को क्या बोलते हैं? सीए फाउंडेशन। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है उसको हमने नाम क्या दिया है? सीए फाउंडेशन, जिसके लिए आपने कोचिंग जो है ली है। तो भी हमारे फर्स्ट लेवल पर आए हैं जिसका नाम क्या है? सीए फाउंडेशन। कितने पेपर्स हैं इसमें, पता है कि नहीं पता? 4 पेपर्स हैं। कौन कौन से पेपर्स हैं? हाँ जी, पहला पेपर अकाउंटिंग, हाँ अकाउंट्स कह सकते हैं या अकाउंटिंग जो है बेस का नाम जो है रखा है। तो पहला पेपर अकाउंटिंग। फिर दूसरा पेपर कौन सा है? बिजनेस लॉ। तो भाई हमारा जो दूसरा पेपर है वो आता है बिजनेस लॉज। तो भाई दूसरा पेपर हमारा आया बिजनेस लॉज। फिर तीसरा पेपर कौन सा होता है? हाँ जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स की जो है बात करें तो भाई तीसरा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद फिर लास्ट पेपर कौन सा है? हाँ जी, इकोनॉमिक्स, या हम क्या कहेंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो भाई हमारा नेक्स्ट पेपर, लास्ट पेपर, ये कौन सा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो भाई 4 हमारे पेपर जो है आते हैं, ठीक है जी। तो भाई 4 पेपर्स हैं जिसमें शायद आपको पता होगा चारों पेपर किस तरीके से हैं, कितने कितने नंबर के हैं? हाँ जी, सारे 100 नंबर के जो है आ रहे हैं। और इसमें पहले 2 पेपर हमारे कौन से हैं? हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। तो भाई 2 पेपर कहने को सब्जेक्टिव, या इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव। तो भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब अच्छा खासा लिखना जो है इसमें जो है पड़ेगा। और हमारे ये जो 2 पेपर हैं ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव का जो है नाम दिया। ऑब्जेक्टिव बोले तो एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये आपके जो है आते हैं। तो ये पेपर भी 100 नंबर का, ये पेपर भी 100 नंबर का, ये पेपर भी 100 नंबर का, ये पेपर भी 100 नंबर। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 400 नंबर का पेपर जो है आपका रहेगा, ठीक है जी। 400 नंबर का पेपर जो है ये आपका रहेगा। फिर पास होने की अगर बात करें तो पासिंग क्राइटेरिया अगर आपको पता हो, हाँ जी, पासिंग क्राइटेरिया वो क्या है? हाँ जी, पास होने के लिए क्या करना है? 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो भाई आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में कितने चाहिए? 40। और क्या करना है? हाँ जी, एग्रीगेट आपको जो है, हाँ जी, एग्रीगेट कितना चाहिए? 50%। 50% मतलब 400 का 50% करें तो कितना आएगा? 200। तो भाई आपको मात्र 200 आउट ऑफ 400 जो है चाहिए। तो भाई सिंपल सा है, 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में पहला अकाउंटिंग। तो भाई अकाउंट्स इजी है कि मुश्किल होता है? आसान। भी अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स आपने पढ़ा हुआ है। तो अकाउंट्स क्या है भी, आपने जर्नल एंट्री, लेजर्स बनाने जो है मोटा मोटी आपको जो है आते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस लॉस, ये एक नया सब्जेक्ट है तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत जो है करनी पड़ेगी। फिर तीसरा सब्जेक्ट वो क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की आप सबकी हालत क्या है? हाँ जी, आसान लगता है, मुश्किल लगता है, या मैथ्स पढ़ के हमारी लग जाती है? हाँ, तो भाई मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डाइवर्स रहता है, कई बच्चों को आसान लगता है, कई बच्चों को मुश्किल जो है लगता है। पर एनीवेज फिर लास्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का आपका क्या स्टेटस है? आसान लगता है, मुश्किल लगता है? आसान लगता है। तो भाई कुल मिला के अकाउंट्स भाई आप सबने का ठीक ठाक आसान है, इकोनॉमिक्स भी ठीक ठाक आसान जो है आ जाएगा। 2 सब्जेक्ट हमारे रह जाते हैं। मैथमेटिक्स भी कुल मिला के आप कर लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में अब क्या है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ मैथमेटिक्स में लॉजिकल रीजनिंग भी है, आपका स्टैटिस्टिक्स भी है, तो कंफर्टेबली जो है हो जाता है। और बिजनेस लॉ एक नया सब्जेक्ट है, पर उम्मीद करता हूँ ये भी जो है कर लेंगे। पर बात सारी ये है, आपको पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 40। कितने में से? 100 में से, मतलब 40 आउट ऑफ 100 चाहिए। मैथ्स इतना मुश्किल तो शायद नहीं लगता होगा कि भी आपके 40 भी ना आए,
है ना। तो मैथमेटिक्स आप अगर क्लास 12 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा 80-90 मार्क्स आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कईयों के 100 और 100 भी होंगे, कईयों के 80-90 हैं, पर बात ये है कि आपको अकाउंट्स में सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए, आपको लॉ में सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए, आपको मैथ्स में सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए, और आपको इकोनॉमिक्स में सिर्फ 40 मार्क्स जो है चाहिए। तो वैसे एक पूछ लेता हूँ, क्या लगता है कि 40 मार्क्स भी बच्चों के आते हैं कि नहीं आते? ये 40 मार्क्स लाना आसान होता होगा, मुश्किल होता होगा कि बहुत मुश्किल होता होगा? 40 मार्क्स से तो लाने मोटा मोटी आपको चारों सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, और आपको हर में 40 नंबर जो है लेकर जो है आने, सिर्फ 40-40 नंबर जो है लेकर आए। तो वैसे ही आपसे पूछ लेता हूँ, आपको क्या लगता है 40 नंबर आते होंगे, नहीं आते होंगे? ईजिली आते होंगे या बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी 40 नंबर लाने के लिए? मेहनत करनी पड़ती होगी, हाँ जी। 40 नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है? हाँ जी। कितने कह रहे मेहनत करनी पड़ेगी? 40 के लिए बहुत मेहनत जो है करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कितने कह रहे हैं कि कंफर्टेबली 40 तो आ ही जाएंगे सर, हम इतने अच्छे सिंसियर बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं, 40 में तो सर व्हाट अ बिग डील। ऐसा कोई भी नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन एक बच्चा कह रहे हैं सर इजी है। तो भाई क्या लगता है, भाई 40 नंबर लाना आसान है कि मुश्किल है? या चलो ऐसे करते हैं, इस 40 नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? चलो ऐसे करते हैं, ये 40 नंबर अगर लाना हो तो इसके लिए कितनी मेहनत, आप घर पे कितने घंटे पढ़ोगे तो 40 आ जाएगा? आ जाएगा? प्लानिंग कर लेना, क्योंकि अब आप सीए प्रोफेशन में आ गए हो तो एक प्लानिंग कर लें भी आपको अगले 6 महीने 4 महीने आपको कितने घंटे घर पर जो है पढ़ना है। हाँ, तो भाई 40 नंबर और 50 के लिए कितनी मेहनत आपको लगता है, कितनी मेहनत जो है करनी होगी? कितने घंटे पढ़ना होगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे? तो सीए में कितने घंटे क्या लगता है? मतलब 40 नंबर ही तो लाने हैं, हर सब्जेक्ट में 40 और एग्रीगेट 50 मार्क्स जो है लेकर आने। तो उसके लिए कितने घंटे आपको देना पड़ेगा? क्योंकि आज से जो है भाई एक नई जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लान आउट तो करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई क्लास भी अटेंड करनी है, और उसके बाद ऑनलाइन बच्चा कह रहा है 8 घंटे पढ़ना जो है पड़ेगा, 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 7 घंटे, हिमांशु कह रहे हैं 24 घंटे जो है पढ़ना पड़ेगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 से 4 घंटे, कुछ कह रहे हैं 3 से 4 घंटे, 5 घंटे। तो भाई ऑफलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं, कितने घंटे? 4 to 5 आवर्स। चलो कितने 4 to 5 आवर्स में सेटल कर लें, 4 से 5 घंटे पढ़े बस बहुत है। चलो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 4 से 5 घंटे में काम जो है चल जाएगा। अच्छा, तो बोली लगाते हैं तो कितने कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा, 7-8 घंटे? 7-8 घंटे के फेवर में कितने हैं? अच्छा, कई सारे बच्चे 7-8 घंटे, लो यहाँ तो बच्चे अलग ही चल रहे हैं, कह रहे हैं 26 घंटे। नहीं, इस बात को 26 मैं ना एक्चुअली, हाँ ये कहना पड़ेगा, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, इन्होंने शायद ईयरली बता दिया होगा सर पूरे साल 26 घंटे। देखो डेली की बात कर रहे हैं, हर दिन कितने घंटे पढ़ना है, तो 26 घंटे डेली तो नहीं हो पाएगा, तो ना ये वीकली, अगर वीकली पढ़ोगे तब भी गड़बड़ है, ठीक है। तो भाई 26 घंटे तो नहीं, तो डेली कितना जो है पढ़ना जो है आपको जो है पड़ेगा। तो भाई वही चेक करें तो ऑनलाइन भी कह रहे हैं 8 घंटे जो है पढ़ना पड़ेगा, 4-5 डेली, 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट। तो भाई अच्छा, वो कह रहे हैं सर 2-2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पर सारे सब्जेक्ट 2-2 घंटे जो है पढ़ना पड़ेगा। तो भाई और बहुत सारे बच्चे 7-8 घंटे पर भी आ रहे हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा और बोली लगा लेते हैं, तो कितने कह रहे हैं भाई सर सीए 7-8 घंटे में कहाँ होगा, 10-12 घंटे तो देना ही पड़ेगा। तो कितने 10-12 घंटे के साथ हैं? बच्चे खुद को देख रहे हैं 10-12 घंटे आदो के एक्सप्रेशन आज वो देख रहे थे, कौन है गद्दार जो कह रहे 10-12 घंटे जो है पढ़ना पड़ेगा। अच्छा 10-12 घंटे कोई नहीं, तो चलो फिर वोटिंग कर लेते हैं, 4-5 घंटे, 3 हो गए ना, 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे और 7 से 8 घंटे, ठीक है। टोटल की बात करते हैं, तो भाई कितने कह रहे हैं 2 से 4 घंटे में काम चल जाएगा, 2 से 4 घंटे, ये सोच के अब तुम सीए करने आई हो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कितने कह रहे हैं 5 से 6 घंटे में काम चल जाएगा। अच्छा मेजॉरिटी 5 से 6, और कितने कह रहे हैं 7-8 घंटे, 7 से 10 घंटे जो है वो देने जो है पड़ेंगे। चलो ठीक है, तो सारी बात जो है आई। देखो भाई, अगर टारगेट इतना है,
अगर टारगेट इतना सा है तो भाई कसम खा लो घर पे आधे घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, अगर टारगेट इतना सा है, मैं क्लियर करता हूँ, मैंने कहा घर पे क्लास में पढ़ना है ना। हाँ, बच्चा का इसका मतलब सर ने कहा पढ़ना ही नहीं है, मतलब अगर क्लास अच्छे से अटेंड कर लेते हो, बस ये सारी इंपॉर्टेंट है। क्लास में अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ लेते हो, क्लास में इतना हो जाएगा कि 40-50 नंबर तो आ जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। अगर आप क्लासेस सारी अच्छे से अटेंड जो है कर लेते हो, क्लास में अगर कंसंट्रेशन है, तो ये 40 मार्क्स और 50 मार्क्स तो कई लंबी चौड़ी बात जो है नहीं होती। पर मेरा मानना वही है, कल को अगर आप पास हो भी गए और इतने नंबर से पास होते हैं तो शायद आपकी ईगो जो है ना बड़ी हर्ट हो जाएगी। पास हुए बताओ 200 नंबर से, 200 का मतलब क्या, 50% पे। तो बस ये आपके ऊपर है, अगर आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी तो थोड़ा नंबर बढ़ा लेते। और आपने कहा नहीं सर हमारी ईगो बिल्कुल भी नहीं है, और सर ईगो जो थी वो 11-12 तक आते आते सारी ख़त्म जो है हो गई है। तो ये डिसीजन मैं कहूँगा आपको जो है लेना है। एक ऑप्शन आपका है कि सर हम अपना टारगेट ही सेट कर रहे हैं कि मुझे पास होना। देखो यहाँ पे सारी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़े डरे डरे सहमे सहमे जो है आते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा अपना टारगेट जो है ना वो सेट कर लेना। सीए बनना भी अपने आप में अचीवमेंट है, सीए बनना भी अपने आप में अचीवमेंट है। अगर आप 200 स्कोर करते हैं तो आप इंडिया के टॉप 30% में आ जाओगे। भाई 30% मोटा मोटी पास होते हैं, 70% बच्चा तो फेल हो जाता है। तो भाई 30% बच्चा पास होगा, 70% बच्चा जो है फेल हो जाएगा। तो अगर आप ये टारगेट भी सेट करते हो तो आप इंडिया के टॉप 30% में तो तब भी जो है आगे। तो मैं कहूँगा ये टारगेट भी अच्छा है, कोई बुरा टारगेट जो है नहीं है। आप इंडिया के टॉप 30, मतलब आप दिल्ली के या स्कूल की बात नहीं कर रहा, आप इंडिया के सीए फाउंडेशन के टॉप 30% में जो है आप आ जाएंगे। पर मेरा ऐसा मानना है कि भाई टारगेट थोड़ा सा बड़ा जो है बनाकर जो है चलते हैं, क्योंकि हमारा करियर की शुरुआत जो है इस समय हो रही है। तो टारगेट अगर थोड़ा सा अच्छा जो है अगर आप बना सको तो मैं कहूँगा थोड़ा सा बेटर जो है हो जाएगा। तो मेरा मानना है आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए उसमें अगर बात करें तो आपका अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इन तीन का टारगेट मैं जो आपको दे रहा हूँ, दिस इज 80 मार्क्स, 80 मार्क्स और 80 मार्क्स। ठीक है जी। अकाउंट्स में आप 90 भी क्रॉस कर सकते हैं, 95 भी क्रॉस कर सकते हैं, 100 और 100 भी लेकर आ सकते हैं और लाते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे लाते हैं, इसमें कोई डाउट जो है नहीं। अकाउंट्स में भी आप 100 और 100 लाना चाहें बहुत ईजी है, मैथमेटिक्स में भी 100 और 100 लाना चाहें बहुत ईजी है, इकोनॉमिक्स में भी लाना चाहें बहुत ईजी है। पर मैं आपको कह रहा हूँ वो टारगेट हमें सेट करना ही नहीं है। टारगेट कितना सेट करना है, अकाउंट्स में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में कितना करना है, 80 का टारगेट जो है करना है। और उसके बाद आपका जो लॉ सब्जेक्ट है उसका टारगेट आपको कितना करना है, 60 का जो है आपको रखना है। ठीक है जी। तो 80 80 80 और 60 का जो है टारगेट जो है रखना है। जरा इसका टोटल करके बताओ ये कितना हो गया, 300 जो है हो जाता है। तो सिंपल सा है 80 80 80, 240 प्लस 60 कितना हो गया, 300 आउट ऑफ 400, 300 आउट ऑफ 400 कितना परसेंटेज हो गया, 75%। कितना हो गया, 75%। और ये टारगेट जो आपको इस समय लग रहा है कि तो सर बड़ा आसान सा जो है लग रहा है, आसान है, ये आसान बहुत टारगेट है। और अगर ये टारगेट आप अचीव करते हैं आप इंडिया के टॉप 0.001% में जो है आ जाओगे। तो भाई सारी बात ये है, अब आपको डिसाइड करना है, आपको इंडिया के टॉप 30% में आना है। ये भी कहूँगा टारगेट बहुत अच्छा है, नॉट अ बैड डील, अच्छे से आप जो है कर सकते हैं। और इसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, क्लास में अच्छे से पढ़ना है और घर पर आधा घंटा 1 घंटा, बस उससे ऊपर की ज़रूरत जो है नहीं है। तो आप देख लो, अगर आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत बिजी बच्चे हैं, आपके पास पता नहीं टाइम होगा कि नहीं होगा, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, इतने लोगों से बातचीत आपको करनी जो है होती है, इतनी सारी कमिटमेंट्स आपकी होती है। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी के अगर आप 1 घंटा निकाल सकते हो तो आप इंडिया के टॉप 30% पे जो है आप आ जाएंगे। और अगर आपका टारगेट थोड़ा सा अगर अच्छा रखते हो, इंडिया के टॉप 0.001% में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो इसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी, इसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा,
हाँ जी, इसके लिए मेरा ऐसा मानना है घर पे 4 से 5 घंटे जो है आपको देना जो है पड़ेगा। तो घर पे 4 से 5 घंटे आपको देना है। तो ये डिसीजन आपका है कि आप घर पे अगर 1 घंटा देते हो तो अपना टारगेट इतना ही रखना कि भाई मेरे को 1 घंटा ही दे सकता हूँ, तो मेरा टारगेट है मुझे फाउंडेशन क्लियर करना है। और अगर मैं डेली 4 से 5 घंटे दे सकता हूँ तो आप अपना टारगेट जो है वो कितना बना सकते हैं, आप अपना 0.001% पर जो है आ सकते हैं। और ये टारगेट एक ऐसा है, अगर आप जानना चाहें तो आपके लोकेलिटी में कितने भी लोगों ने अगर सीए फाउंडेशन दिया हो, बहुत ही रेयर बच्चे होंगे जो 300 क्रॉस जो है वो करते हैं। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो 300 क्रॉस करते हैं, क्योंकि इंडिया के आप सीधा टॉप 0.001% पर जो है आ जाते हैं। ठीक है जी। तो भाई मैं कहूँगा पहले अपना टारगेट जो है आप अपना सेट जो है कर लें, क्योंकि टारगेट अगर आप सेट करोगे तो उसके हिसाब से फिर आगे की तैयारी जो है चलेगी। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको जो है पता होना चाहिए, ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो भाई पूछ लेता हूँ कितने बच्चों ने अपना टारगेट सेट कर लिया है? सर अपने को तो बस पास होना है। अच्छा, किसी का ये टारगेट नहीं है? अच्छा, अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा कोई बात नहीं। और कितनों का टारगेट चलो ये सेट कर लिया है कि हमें 300 क्रॉस जो है करना है। अच्छे से हाथ खड़ा करें, अच्छे से पूरा स्ट्रेट हाथ जो है करें। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है यहाँ पर जो है कह रहे भी हमारा टारगेट जो है ये अचीव जो है करना है। ठीक है जी। चलो, क्योंकि आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आज प्लानिंग कैसे जो है अपने को करनी है, प्लानिंग कैसे जो है करनी है, इसको जो है चेक करें। ठीक है, इस बात को फिर समझना। आप सब सीए करने आए हैं, पर एक मार्केट में अगर आपने सुना हो सीए क्लियर करना भी आसान होता है कि मुश्किल होता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना ये भी एक टारगेट है सीए क्लियर करना। तो भाई कितनों ने सुना है सीए क्लियर करना आसान है? 1-2 बच्चों ने। और कितनों ने सुना है सीए क्लियर करना मुश्किल है ना? सबने सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है। और आपने बहुत कुछ सुना होगा, एक तो सीए करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे सुना होगा कि 12th में तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, 98% आए, 99% आ गए, सीए में जो है फेल हो गया। ऐसे कई सारे गॉसिप जो है आप सुनकर जो है आए हुए हैं, ये सब कुछ है। और इसलिए मुझे पता है सारे बच्चे घबराए घबराए जो है आते हैं। कितनी बार तो होता है कि बच्चा जब आ रहा है तो माँ बाप भी पूछ रहे हैं मेरा बच्चा के चेहरा देख कर बताओ। अभी 2-3 माँ बाप पूछ रहे थे क्या मेरा बच्चा कर पाएगा? भाई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, कह रहे चेहरा देख के बताओ क्या मेरा बच्चा सीए कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इतने सहमे सहमे बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी सारे सहमे सहमे जो है होते हैं। पर जितना मेरा अनुभव है, अगर आप ट्रस्ट कर पाओगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। दिस इज द ईजिएस्ट कोर्स एवर। मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, 10th 12th या बीकॉम की बात नहीं कर रहा, पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं दिस इज द ईजिएस्ट कोर्स एवर। अगर ये क्लियर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं बच्चे ने गड़बड़ जो है करी है। ये सबसे ईजिएस्ट कोर्स जो है ना, जितना मैंने देखा है सारे कोर्सेज में, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे इजी कोर्स ये सामने जो है आता है। सिर्फ यहाँ पर स्टोरी जो है ना, सिर्फ आपकी प्लानिंग इसमें चलती है। पढ़ना तो ज़्यादा एक्चुअल में है ही नहीं, यहाँ तो खेल ही अलग है। आईआईटी आपने अगर नाम सुना है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मेडिकल बहुत पढ़ना पड़ता है। कैट की बात करें बहुत पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनना है, बहुत पढ़ना पड़ता है। सीए में तो एक्चुअल में पढ़ना ही नहीं है। सीए में तो अगर बात करूं, अगर आपको सीए बनना है उसका एक ही मंत्र है, कम पढ़ना है। क्या कहा मैंने? सीए अगर आपको बनना है उसका एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? कम पढ़ना है। अगर आपने सीए में ज्यादा पढ़ लिया तो नहीं होगी। हाँ, कई बच्चे खुश हो गए, सर बात तो ठीक अच्छी लग रही है, सही है गलत है पता नहीं, दिल को सुकून मिल गया पर ये रियलिटी है। और यही शायद आपने सुना भी होगा, यही शायद आपने सुना भी होगा कि वो बच्चा 10-10 घंटे पढ़ता था, 12-12 घंटे पढ़ता था, 15-15 घंटे पढ़ता था, तब भी सीए नहीं हुई। सुना है कि नहीं सुना? कितनों ने सुना है? सबने सुना है। भाई तभी तो सीए नहीं हुई, तभी तो सीए नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप ओवर स्टडी कर गए, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो। जितने भी फेल हुए हैं, ये मैं कहूँगा आज होमवर्क है, जितने भी सीए चाहे फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, आप सबसे पता कर लो। सबकी एक ही कहानी है, एक ही चीज़ थी,
10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जो है पढ़ रहे थे, इसलिए उनकी सीए जो है नहीं हो। और मैं ये भी कह सकता हूँ जिन्होंने सीए क्लियर करा है एक बार उनसे पूछना कितने घंटे पढ़े, सबका एक ही बात थी 2-4 घंटे जो है पढ़े थे, उससे ज़्यादा पढ़ना ही जो है नहीं है। यहाँ तो सारी स्टोरी ही ये है, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो मैं कोई गारंटी जो है नहीं, मैं गारंटी देता हूँ फेल पक्का होगे। हाँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ फेल पक्का ही जो है आप हो जाओगे। हाँ, जितना मैंने कहा उतना अगर पढ़ोगे तो पास जो है हो जाओगे। वहाँ बच्चा कुछ कह रहा है, उसको माइक जो है दे दे। हाँ जी, बोले जी। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ सर, आप कितने घंटे जो है पढ़े थे? मैं शायद घर पर शायद टाइम ही नहीं मिला। जनरली स्पीकिंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज, साथ में सीए जो है कर रहा था। तो भाई बीकॉम ऑनर्स रेगुलर कॉलेज से किया तो 8:30 से लेकर 2:30-3 बजे तक तो कॉलेज ही होता था। उसके बाद 3:30 से 7:30 जो है फिर से क्लासेस मेरी होती थी। घर पहुंचते ही 9 बजे थे, 9 बजे घर पहुंचे, सो के सुबह जो उठ के फिर कॉलेज चले गए। तो घर पे अगर स्टडी बताऊं तो घर की स्टडी तो शायद आधा घंटा भी कभी नहीं हुई। तो मेरी तो सारी स्टडी या तो कॉलेज में हुई थी या जो है मेरी मतलब क्लासेस में ही हुई। घर पे तो टाइम मिला ही नहीं। वही शायद आपको भी, अगर आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज के साथ तो घर पर स्टडी जो है वो नहीं होती, वो स्टडी जो है नहीं होती। और सही बताऊं ज़रूरत भी नहीं है। मतलब मेरा तो खुद का जो अनुभव है प्रैक्टिकली, अगर आपको इतना स्कोर करना है, अगर इतना स्कोर करना है, अगर इतना भी स्कोर करना है, ये वाला अगर टारगेट आपको अचीव करना है, अब क्योंकि सबका अपना अपना हुनर है, मेरे को नहीं पता क्योंकि सबकी आईक्यू अलग है, तो मैं एक एवरेज बात करता हूँ 4-5 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। पर अगर आप सिंसियर बच्चे हैं और जेन्युइनली अगर क्लास में तरीके से पढ़ रहे हो, क्लास में तरीके से पढ़ रहे हो, घर पर आप ना पढ़ो तब भी 300 जो है आ जाएंगे। पर हाँ, बस मैं स्टेज पर ऐसी बात अभी कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे जो है ना वो बड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं। घर पे जाके बोल देंगे सर ने बताया था 300 आ जाए, घर पे नहीं पढ़ना। इसलिए बस बात वही है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है 4-5 घंटे जो है पढ़ना है, 4-5 घंटे जो है पढ़ना है। पर इतना पढ़ने में तो आपके अच्छे से स्कोर जो है आ जाता है, इसमें कहीं कोई इशू जो है नहीं है। मेरा फर्स्ट शॉट में आई क्लियर्ड माई CA एट द एज ऑफ 22। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉर्मली 21-22 में सीए जल्दी से जो है नहीं होती। आई एम वन ऑफ द रेयरेस्ट यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इतनी जल्दी फर्स्ट शॉट में जो है मेरा सीए जो है हुआ। और जल्दी हो सकता था, और जल्दी हो सकता था जस्ट बिकॉज कि कॉलेज भी था, तो 1 साल मेरा डिले जो है हो गया। जो शायद आपको पता होगा, अभी कॉलेज अगर जाते हैं तो फाउंडेशन इंटर हो गया था, उसके बाद 1 साल मेरे को ड्रॉप करना पड़ गया था। क्यों? आर्टिकलशिप कॉलेज के बाद जो है शुरू होती, नहीं तो मैं 21 या 20 में जो है 21 में सीए जो है हो जाती। तो मेरा 1 साल कॉलेज के चक्कर मेरे को डिले जो है करना पड़ा, नहीं तो 21 में सीए अच्छे से जो है हो जाती है। साथ में कॉलेज मैंने टॉप भी किया था, तो बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज सब कुछ जो है वो किया है और मैनेज हो जाते। अगर आपका मन हो तो सब कुछ मैनेजेबल जो है हो जाता है, ठीक है। पर हाँ, आपकी अगर बात करें तो फिर से मैं कहूँगा अपना बस टारगेट सेट कर लो कि आपको अगर पास होना है, क्लास अच्छे से अटेंड कर लो। और मैं कहूँगा इसकी जगह टारगेट एक बार ये हम सेट कर कर जो है चलते, एक बार ये टारगेट सेट करते हैं, फिर महीने 2 महीने के बाद फिर क्लासेस के हिसाब से फिर आप चेक कर लेना। कई बार होता है ना कि आपको लग रहा है हाँ ये कंफर्टेबल है, और हो सकता है आपने कहा नहीं सर कंफर्टेबल जो है नहीं लगा। तो ये टारगेट आपका सबका ये पर्सनल टारगेट जो है होता है। तो हम शुरू करते हैं इस टारगेट के साथ कि भाई अपने जो है इस टारगेट को अचीव करना कोशिश करेंगे, और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर देख लेंगे। अगर आपको लगा अचीवेबल है, गो अहेड, क्योंकि ये टारगेट जनरली कहूंगा एक अच्छा टारगेट जो है रहता है। और ये टारगेट अचीव नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड टारगेट में भी आराम से जो है आ जाएंगे। ठीक है जी, क्या ये बात ठीक है? ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सीए फर्स्ट शॉट में करना है, अगर सीए फर्स्ट शॉट में करना है, ये अपना टारगेट जो है ना प्लीज इसको फिक्स कर लेना। ये टारगेट आपका फिक्स जो है होना चाहिए। बस ये सबसे बड़ा ट्रैप भी है और ये सबसे बड़ा जो है आपकी अपॉर्चुनिटी भी है। ये टारगेट अगर आपने फिक्स कर लिया तो सीए फर्स्ट शॉट में होगी, आप इस टारगेट को अचीव जो है कर लेंगे। सीए में बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। सीए में स्टोरी क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप पढ़ना शुरू करेंगे, चारों सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा,
और एक सब्जेक्ट आपको पसंद जो है नहीं आएगा, जैसे क्लास 12 में भी होगा, क्लास 10th में होगा। ये एक, क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन होता वही है, एक सब्जेक्ट से आपको बहुत प्यार हो जाएगा और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आपको नफरत होगी। सबके अपने सब्जेक्ट होते हैं, मैं नहीं कहूँ कौन सा किसका सब्जेक्ट है। किसी को होता है अकाउंट से प्यार हो गया, मैथमेटिक्स से नफरत जो है होगी। कुछ बच्चे होते हैं मैथ्स उनको प्यार हो गया, इकोनॉमिक्स से नफरत जो है हो गई, या किसी को इकोनॉमिक्स से प्यार हो गया, लॉ से नफरत जो है हो गई। होती सारी स्टोरी वही है कि 4 सब्जेक्ट हैं। आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, दिक्कत क्या है, आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है पैम्पर करोगे और एक सब्जेक्ट को आप जो है इग्नोर जो है करोगे। स्कूल में भी ऐसा किया होगा, स्कूल में भी ऐसा किया होगा। आपके जो 4-5 सब्जेक्ट होते होंगे, क्या सारे सब्जेक्ट को इक्वल पढ़ते थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा उसमें तो क्या होता है, पूरा पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा पढ़ते जो है जा रहे हो। और जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा उसको बस इग्नोर कर रहे हो, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। इसलिए बस ये का सबसे बड़ा ट्रैप यही है, आपने जैसे ही एक सब्जेक्ट को कहा बाद में देखेंगे, ऐसे ने आपको कह दिया बाद में देखेंगे। छोटी सी बात ये है, क्योंकि ये भी आप चेक करो, जितने बच्चे फेल होते हैं, ऐसा नहीं होता चारों में फेल होते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल होता है। चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो। ये आपने सुना होगा कि सारे समय पास था, एक में फेल हो गया, 2 में पास था, एक में फेल हो गया, इसमें पास था, इसमें फेल हो गया। स्टोरी सारी ये है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, टारगेट हमें क्या बनाकर चलना है, टारगेट मेरे को रखना है 80 का, क्योंकि मुझे पता है अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करूंगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा और कहीं ना कहीं आप कहोगे सर 80 मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को 90 लाने या मुझे 100 on 100 जो है लेकर आने। ये मैं कहूँगा ट्रैप है, बस ये सबसे बड़ा ट्रैप है बीइंग एन अकाउंट्स टीचर। मैं कह सकता हूँ, हाँ तैयारी मैं आपको कराऊंगा 100 on 100 की तैयारी हम इतनी कर लेंगे कि आप कहोगे 100 on 100 आ जाएंगे। पर मैं फिर आपको, क्योंकि आज डे 1 है, ये समझाना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ही आपको लग जाए अकाउंट्स में 80% मेरे आ जाएंगे, स्विच ओवर टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर अगर आपको लग रहा है मैथमेटिक्स में 80% की मेरी तैयारी चल रही है, स्विच ओवर टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। आपको जब लगे इकोनॉमिक्स में 80% की तैयारी चल रही है, स्विच ओवर टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। और लॉ आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल तो रहेगा, मान के चलें लॉ थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बड़ा रियलिस्टिक टारगेट दिया है। लॉ के अंदर 60% का टारगेट जो है आपको बनाना है। मतलब सिस्टम क्या है, ये आपका पहले मिनिमम या एक बेस टारगेट जो है होना चाहिए। जब ये चारों टारगेट पूरे हो जाए, मैं ये कह सकता हूं आपको लगा अकाउंट्स में 80% आपको लग रहा है, हाँ सर अच्छी तैयारी चल रही है, मैथ्स में 80% की तैयारी चल रही है, इकोनॉमिक्स में 80% की तैयारी चल रही है, लॉ में आपने कहा 60% की तैयारी चल रही है। फिर मैं कहूँगा चलो, आपका लगा कि सर मुझे अपना टारगेट बढ़ाना है, सबका 5-5-5 का टारगेट जो है बढ़ा दो। बस ये के अंदर ये काम जो है करना है। फिर 85 65 का टारगेट जो है रख लेना। आपने कहा सर हाँ ये मेरा टारगेट जो है अचीव हो गया, फिर क्या करना है, वही +5 जो है ये करना, क्योंकि यहाँ पे चारों सब्जेक्ट को साथ साथ जो है चलाना है। और बस यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक सब्जेक्ट किसका कौन सा होगा मुझे नहीं पता। किसी को मैथ्स से अगर घबराहट हो गई, वो क्या करेगा, मैथ्स को छोड़ देगा, मैथ्स में बनाएगा 40 का टारगेट, बाकी सबको कहेगा 100 on 100। ये टारगेट नहीं बनाना। बस ये टारगेट आपको रखना है, अकाउंट्स मैथ्स इकोनॉमिक्स 80 का टारगेट, लॉ का टारगेट कितना रखना है, 60 का टारगेट जो है रखना है। ये आपका बेस टारगेट होना चाहिए। और जब ये टारगेट हो जाए उसके बाद, वैसे तो कहूँगा उसके बाद ये कोई टारगेट मत रखना। ये टारगेट मुझसे अगर पूछोगे बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर होता वही है 80 60 आ गए। और उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जिनको हम बोलते हैं किताबी कीड़ा, जिनको हम क्या बोलते हैं, किताबी कीड़ा। उसका है मेरे को और टारगेट जो है बनाना है। मेरे को 80 पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, मुझे कितने लाने, 85 मुझे 85 पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, मुझे कितने लाने, 90 मुझे कितने लाने हैं, 95 मुझे कितने लाने हैं, 100 on 100 जो है लेकर जो है आने। क्योंकि आपकी परवरिश भी शायद ऐसी हुई है, आपकी परवरिश भी बचपन से ऐसी हुई है कि बेटा 100 on 100 जो है आने चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्योंकि सीए के अंदर मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीए में मुझे पहले से पता है आप सब हाईली डेडिकेटेड बच्चे हैं, आप सब हाईली इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्योंकि सीए में एवरेज बच्चा तो आता ही नहीं है, एवरेज बच्चा तो सीए सोच ही नहीं पाता। अगर आपने सीए सोचा है इसका मतलब जज्बा तो है,
करना भी चाहते हो और आपको इतना पता है मैं कर भी लूँगा, इससे मुझे डाउट नहीं है। मेरे को दिक्कत इस बात में है क्योंकि आप ओवर स्टडी के अंदर जो है फंसोगे, आप ओवर स्टडी के अंदर जो है फंसोगे, जो कहा अगर आप ज़्यादा पढ़ गए तो बर्बाद हो जाओगे। बस मेरे को डर इसी बात का है, इसलिए हमने बड़ा एक रियलिस्टिक टारगेट बनाकर चलते हैं, 80 80 80 और 60 का टारगेट जो है बनाने। बस ये प्रॉमिस मुझे जो है आपसे चाहिए। मतलब मैं शायद पहला टीचर हूँ जो प्रॉमिस क्या आपसे मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाँ बच्चे कह रहे दे दिया प्रॉमिस, है ना। हाँ सर ये वाला प्रॉमिस तो देते, ज़्यादा तो हम सर पढ़ते ही नहीं, आपको ऐसा एहसास हो रहा है सर, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई टारगेट कितना रखना है, इतना टारगेट जो है अपना बनाकर जो है चलना। रीज़न बता देता हूँ क्यों, क्योंकि इस बात को अगर आप समझो, थोड़ा सा आप समझो, सीए की जो जर्नी है, सीए की जर्नी क्या सिर्फ सीए फाउंडेशन का आपका टारगेट है? नहीं, सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर, उसके बाद फिर आर्टिकलशिप, उसके बाद सीए फाइनल। टोटल जर्नी कितनी है? 4 साल की। टोटल जर्नी कितनी है? 4 साल की। ठीक है, और गड़बड़ क्या होती है, अगर छोटा सा एग्जांपल दें, स्कूल में अगर आपने कभी कंपटीशन में, रेस में अगर भाग लिया हो, रेस में अगर भाग लिया हो, अगर 100 मीटर रेस होती है तो आप कैसे भागते हो? मान लो 100 मीटर यहाँ से लेके क्लास के एंड तक भागना है, तो आप कैसे भागोगे? आराम आराम से चलोगे या अपना 100% भागोगे? 100%। अगर आपको इस कॉर्नर से बस सामने तक अगर जाना है तो आप अपना 100% एनर्जी जो है दोगे, आपकी पूरी सांस फुल जाएगी, आप भाग लोगे, अगर इतना भागना है। पर अगर आपको 4 किलोमीटर का ट्रैक अगर भागना है, जिसको मैराथन बोलते हैं, अगर 4 किलोमीटर भागना है तो बताओ फिर कैसे भागोगे? फिर कैसे भागोगे? फिर 100% जोर से भागोगे? नहीं। अगर आपने 100% जोर से अगर भागे तो क्या होगा? 100 मीटर के बाद थक गए और बैठ गए, 100 मीटर के बाद थक गए और बैठ गए। और अगर 4 किलोमीटर भागना है तो क्या सिस्टम रहता है? धीरे धीरे जॉगिंग करते करते, पहले शायद थोड़ा चलो, थोड़ा सा जॉगिंग जो है करते जाओ, जॉगिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये 4 किलोमीटर तरीके से जो है होता है। और मे भी शायद लास्ट में कंपटीशन दिखता है तो मे भी हम तेज जो है भागते हैं। तो मैंने कहा ये 4 इयर्स का ट्रैक है, ये 4 ईयर का ट्रैक है। और मैंने जो देखा, जो अनुभव है, अनुभव यही है, बच्चा सीए फाउंडेशन में ही इतना पढ़ चुका होता है, सीए फाउंडेशन में इतना पढ़ चुका होता है कि वो एग्जॉस्ट हो गया, और जैसे एग्जॉस्ट हो गया इंटर में फेल हो गया। तभी आपने सुना होगा, फाउंडेशन में तो सुना होगा ना, बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं, इंटर में फेल होते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आपकी एनर्जी अगर आपने फाउंडेशन में ही ख़त्म कर दी, इंटर में आपकी हालत होगी ही नहीं, क्योंकि आपको 4 साल तरीके से जो है पढ़ना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीए अगर फर्स्ट शॉट में, मेरा टारगेट सिर्फ सीए फाउंडेशन नहीं है, फर्स्ट शॉट में अगर सीए करना है, अपनी एनर्जी को बचा कर जो है रखना है, अपनी एनर्जी को अच्छे से बचा कर जो है रखना है। इसलिए हम एक कंफर्टेबल टारगेट रखेंगे। टारगेट तो आप 100 और 100 तक जा सकते हो, पर उसमें जाते ही आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। बस रीज़न मैं आपको शायद दे दिया, 100 आप ला सकते हो, मैं दिलवा दूंगा। और इस क्लास में बच्चों के आएंगे कि 2-4 बच्चे होते नहीं सुनेंगे मेरी, हाँ वो रिजल्ट दिखा देते हैं, हाँ बहुत सारा रिजल्ट है, पर मैं कभी उनसे सेटिस्फाइड जो है नहीं होता। टारगेट इतना ही रखेंगे कि 3 सब्जेक्ट, क्यों अकाउंट्स न्यूमेरिकल है, कंफर्टेबली आते हैं, बैलेंस शीट बनानी है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है, काम हो जाते हैं। और लॉ बस क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत जो है होती है, तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसमें उसमें थोड़े से नंबर कम जो है आते हैं। पर अगर ये टारगेट अचीव कर, तो एक तो टारगेट क्या है, आपको सीधा इंडिया के टॉप 0.001% पे लेकर आ रहे हैं, तो टारगेट तो वैसे ही बहुत अच्छा है और बहुत कम मेहनत में हम इसको कर सकते हैं, और साथ ही अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। और ये एनर्जी बचा कर इंटर में अगर लगा सकते हैं तो काम बड़ा सेट जो है हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो पहले तो यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, किसी को इतनी मैंने जो चर्चा करी इसमें किसी को अगर कुछ भी पूछना हो, किसी के मन में कोई भी अगर दुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है, चलो ठीक है। तो भाई हमारा जो पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, तो भाई उससे अपने को जो है शुरू करना है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटिंग। तो भाई एक बार जरा मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस या आर्ट्स में से हो?
ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा हो जो साइंस या आर्ट्स में से, अच्छा एक बच्चा है साइंस या आर्ट्स से, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल से है, ठीक है। और भी कोई बच्चा हो जो साइंस से हो या आर्ट्स से हो, मतलब ऐसा कोई बच्चा जिसने अकाउंट्स पहले ना पढ़ी हो। अच्छा, तो भाई एक बच्चा है और ऑनलाइन में, अच्छा एक बच्चा ऑनलाइन भी कह रहा है साइंस से जो है आया हुआ है, ठीक है। तो ठीक, कोई इशू नहीं है। तो भाई कोशिश हमारी वही रहेगी, बहुत बेसिक से शुरू जो है करेंगे। तो भाई मान के चलता हूँ भी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो आज एक छोटा सा ओवरव्यू जो है अपने लेते हैं। तो आज ऑलमोस्ट कॉमर्स वाले बच्चों को सारा आता होगा, जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर अकाउंट क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं। तो सिर्फ आज सिर्फ पेशेंस के लिए मान के चलें एक साइंस वाले बच्चे को एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है देना है और आपकी रिवीजन जो है हो जाएगी, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। अकाउंट्स की अगर बात करें तो भाई एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, अकाउंटिंग रट्टा मारा होगा। हाँ जी, क्या होता है अकाउंटिंग, कुछ ऐसा डेफिनेशन क्लास 11th में अगर पढ़ा हो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ऐसा कुछ पढ़ा है। इसका क्या मतलब होता है सोचना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कभी आपको ऐसा लगा 11th-12th में आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो बहुत आर्ट की फीलिंग आ रही हो कि आप आर्टिस्ट बन रहे हैं, ऐसा कभी किसी को फील आया हो? आर्ट का मतलब क्या होता है भाई? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट का मतलब क्या होता है? कला, है ना, कला। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक कह सकते हैं, म्यूजिक कह सकते हैं, पेंटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो वो तो आर्ट होती है। डांस कह सकते हैं, कंटेम्प्रेरी आर्ट भी उसको बोल देते हैं। तो भाई डांस हम कह सकते हैं, डांस इज एन आर्ट, म्यूजिक इज एन आर्ट, इंस्ट्रूमेंट इज एन आर्ट, सब कुछ है। कह रहे अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो क्या लगता है अकाउंटिंग आर्ट होती है? कितने को ऐसा फील आया कि अकाउंट में आर्ट मतलब आप क्या बनने वाले हैं? आर्टिस्ट बनने वाले हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि आर्टिस्ट बनने वाले? सर दूर तक भी जो है नहीं लग रहा। कितने को लग रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट होती है? किसी को भी नहीं। अच्छा, कितने को नहीं लग रहा अकाउंट में आर्ट का तो ऐसा कुछ भी नहीं होता? कुछ बच्चे, बाकी सब क्या करें? सर तो सवाल ही समझ नहीं आया कि ये होता क्या है। चलो, तो ये कहना सीए फाउंडेशन है, बहुत बेसिक से समझना है। ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शब्द एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है, जैसे म्यूजिक एक आर्ट है, डांस एक आर्ट है, पेंटिंग एक आर्ट है। दिक्कत क्या है? इस बात को समझें, कोई सिखा नहीं सकता, बस प्रॉब्लम सारी ये है, कोई भी सिखा नहीं सकता, कोई भी सिखा नहीं सकता। म्यूजिक के टीचर्स आपको बेसिक नोट्स सिखा सकते हैं, पर आप अच्छे सिंगर बन पाओगे नहीं बन पाओगे कहना बड़ा मुश्किल है। डांस टीचर बेसिक नोट्स आपको सिखा सकते हैं, पर आप डांसर बन पाओगे नहीं बन पाओगे कहना बड़ा मुश्किल है। आपके ड्राइंग के टीचर बेसिक आपको बता देंगे, ये ब्रश होता है, ये पेन होता है, स्केच कैसे बनाते हैं, पर एट द एंड आप ड्राइंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे कहना बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा मुश्किल है। पर जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथ्स को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स इन आर्ट। कहीं पढ़ा आपने मैथमेटिक्स आर्ट होता है? नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको फॉर्मूला आ गया हर एक व्यक्ति सीख जाएगा, फॉर्मूला अगर आ गया हर एक व्यक्ति जो है सीख जाएगा। इसलिए हमने मैथमेटिक्स में आर्ट नहीं बोला, पर हम किसे बोलते हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मैनेजमेंट पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में भी क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है। मैनेजमेंट क्लास में कोई नहीं सिखा सकता, मैनेजमेंट क्लास में कोई नहीं सिखा सकता। ऐसी अकाउंट्स की बात करें, मैं बेसिक चीज़ें आपको बता सकता हूँ, पर एट दी एंड ये वाकई एक कला है। और ये एट दी एंड अगर आपका हुनर हुआ, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, तो आप अकाउंट सीख पाओगे। बेसिक चीज़ तो आपको आ जाएगी, पर एक्चुअल में इट्स अ वेरी पॉपुलर आर्ट और ये हर किसी के बस की बात जो है नहीं होती। और मैंने कहा अभी आपने जो स्कूल में पढ़ा था ना, वो आपने पढ़ा था क्लेरिकल अकाउंटिंग, जिसमें आर्ट वाला ऐसा कुछ चीज़ थी नहीं। वो तो आपने एक बेसिक अकाउंटिंग जो मतलब था, ब्रश कैसे पकड़ते हैं वो सीखा है। अब पेंटिंग कैसे बनाते हैं वो आपको सीए में जो है आपको जो है सिखाया जो है जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग जो है होने वाला है। तो अकाउंट्स की बात करें, पूरे एक नए तरीके से सारी चीज़ें आएंगी। रिकॉर्ड भी कैसे करना है, रिकॉर्ड भी कैसे करना है, ये भी एक कला है। जैसे एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल आपको बताएं, भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुई, रिकॉर्ड कैसे करना है? रिकॉर्ड कैसे करते हैं?
जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री भी आप बताओ क्या क्या तरीका हो सकता है जर्नल एंट्री बनाने का, कला है। जर्नल एंट्री कैसे कैसे बना सकते हो, ये भी एक कला है। सिंपल रजिस्टर पे लिख सकते हो जर्नल एंट्री, और भी कोई तरीके होते हैं। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू भी काम कर सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं। आजकल आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आपने मान लीजिए शॉपिंग करी तो वहाँ पर क्या होता है, बार कोड होते हैं। आपने सामान लिया, वो स्कैन करते हैं, बस स्कैन किया, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, वो स्कैन करे कर क्या रहे होते हैं, उन्होंने सिर्फ एक स्कैनर दिखाया और सारी रिकॉर्डिंग जो है चल रही है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्लरिकल काम नहीं होता। ये तो आपको सोचना है आपके बिजनेस में आप रिकॉर्डिंग कैसे करना जो है चाहते हो। सो मेनी वेज ये आपको डिसाइड जो है करना है। सिंपल मैनुअल रिकॉर्डिंग करनी है, या टेली का सॉफ्टवेयर लेना है, या मे बी ERP सेट करना है, या कौन सा सॉफ्टवेयर करना है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग जो है होती है। रिकॉर्डिंग भी हर किसी के बस की बात जो है नहीं होती, तभी सारे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में अलग अलग रिकॉर्डिंग जो है होती है। तो आपने तो छोटा बड़ा जर्नल एंट्री, पर जर्नल एंट्री भी कैसे पास करनी है वो सारी चीज़ें जो है आती है, ठीक है। और ये आप ही का काम जो है रहता है। क्यों, आपके जो क्लाइंट है वो कौन होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है होंगे, वो आपको हायर करेंगे। चार्ट अकाउंटेंट, ये मेरा बिजनेस है, आप बताओ मेरे बिजनेस में जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें, जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड जो है होनी चाहिए। अगर छोटा मोटा बिजनेस होता है तो हम कहते हैं मैनुअली भी कर लो, थोड़ा बड़ा बिजनेस है उनके हिसाब से हम देखते हैं उनके बिजनेस की क्या ट्रांजैक्शन है, बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सारी रिकॉर्डिंग जो है होती है। तो मैं अगर रिकॉर्डिंग करना एक छोटी मोटी चीज़ जो है नहीं होती, रिकॉर्डिंग इस तरीके से करनी है कि हम आगे बिजनेस के डिसीजन जो है हम ले पाए। ऐसे अगर बात करें रिकॉर्डिंग के बाद फिर आगे क्या सीखा है, क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या होता है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाई किसको करना है, क्लासीफाई क्या करना होता है, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किस चीज़ में क्लासीफाई करना होता है। हाँ जी, क्लासीफाई किस में करते हैं भाई, ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी है, मेरा एक्सपेंस है या इनकम है। तो हम जब क्लासीफाई करते हैं, मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा, छोटी सी बात, अब मुझे बताओ मैंने कैलकुलेटर खरीदा है, इसको एसेट दिखाऊं या एक्सपेंस दिखाऊं, इसको एसेट दिखाऊं या एक्सपेंस दिखाऊं। हाँ जी, कितने कह रहे हैं इसको एसेट दिखाना चाहिए, कई सारे बच्चे, कितने कह रहे हैं इसको एक्सपेंस दिखाना चाहिए, कई सारे बच्चे। तभी तो कहा ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मैं नहीं बता सकता, मैं बता ही नहीं सकता, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसको एसेट दिखाना है या एक्सपेंस दिखाना है। मैं तो जर्नल एंट्री आपको बता दूंगा, एसेट की जर्नल एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होती है, एसेट को कहाँ पर ट्रांसफर करना है, एक्सपेंस को कहाँ पर लेकर जाना है। पर पहला सवाल तो ये एसेट है कि एक्सपेंस है। अगर एसेट है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, है ना। अगर एसेट है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कितने रुपए का ये एसेट है, मान लो 250 रुपये, 300 रुपये। अब आप सोच के बताओ 300 रुपये का आप इसको एसेट दिखा रहे हो और हर साल क्या इसकी लाइफ मान के चलते हैं 10 साल है, तो आप P&L में 30 रुपये की डेप्रिसिएशन डालना चाहोगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 10 करोड़ है, रेवेन्यू हमारा 10 करोड़ है, हमने कैलकुलेटर खरीदा 300 रुपये का। अब आप मुझे बताओ 300 रुपये का कैलकुलेटर खरीदा है, 10 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है, मैं इसको एसेट दिखाऊं या इसको वैसे ही खर्चा दिखा दूं, क्या कहते हो, क्या इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या सिंपल P&L में ले जाऊं, 300 रुपये का ही तो है। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रहे हैं कितने कह रहे हैं अभी भी इसको मैं एसेट ही मान कर चलूं, कुछ बच्चे, और कितने कह रहे हैं इसको हम खर्चा दिखा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे। कितने पलटू हो, फटाफट पलट गए पर फिर से बता रहा हूँ, क्या बताया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है, इसमें ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये जो कंपनी जो ये काम बना रही है, अब उसके लिए क्या है, जो कंपनी है, जो कैसियो कंपनी है जो एक कैलकुलेटर बना रही है, उसके लिए क्या है, स्टॉक, उसके लिए क्या है, इन्वेंट्री, उसके लिए क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे क्या डेप्रिसिएशन लगता है, इन्वेंट्री पे क्या कहते हो, डेप्ट लगता है, नहीं लगता। तो मैंने कहा सेम कैलकुलेटर है, जो कंपनी बना रही है वो इसको क्लासिफाई करेगी कैसे, एज इन्वेंट्री। मैं इसको शायद क्लासिफाई करूंगा एज एक्सपेंस, और हो सकता है, एक हो सकता है, मान लो जो रिक्शे वाला है या मान लो रेडी वाला है,
उसके लिए शायद 300 रुपये मैटर करते होंगे। एक ऑटो वाले उसने कैलकुलेटर खरीदा, उसके लिए शायद मैटर करता होगा, वो कहेगा मेरा क्या है, एसेट है। डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड जो है करता है। ये तो क्या 300 रुपए का, मैंने कहा 10,000 का मैंने सामान खरीदा, मैंने मोबाइल खरीदा 50,000 का, बस उसी बात करते हैं। 50,000 का मैंने मोबाइल खरीदा है, या मैंने 1,00,000 रुपए का मोबाइल खरीदा। अब मुझे बताओ 1,00,000 का मोबाइल खरीदा, एसेट दिखाऊं एक्सपेंस दिखाऊं? 1,00,000 का मोबाइल है, एसेट दिखाऊं या एक्सपेंस दिखाऊं? हाँ जी, कितने कह रहे हैं एसेट दिखाना चाहिए? बहुत सारे बच्चे। क्यों? आपके लिए क्या लगता है 1,00,000 बहुत बड़ी वैल्यू है? अब सोचो, अब आप सोचो, अंबानी का टर्नओवर 10,000 करोड़ का है, उनका टर्नओवर 10,000 करोड़ का है, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को मोबाइल फोन दिए हैं। 1,00,000 की कोई बड़ी बात नहीं है। एसेट दिखाएं या एक्सपेंस दिखा दें? डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हमें एसेट दिखाना एक्सपेंस दिखाने, सिर्फ आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि अब क्लास में पढ़ने का तरीका चेंज होगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? क्लरिकल अकाउंटिंग। आज से हम क्या पढ़ रहे हैं? कंसेप्चुअल अकाउंटिंग। जो मैंने कहा ना, क्लास में 2 घंटे पूरी कंसंट्रेशन जो है होनी चाहिए। क्लास में कंसंट्रेशन हो गई तो 40-50 नंबर तो आ गए। हाँ, घर पे थोड़ा सा पढ़ लोगे 300 क्रॉस जो है हो जाएगा। पर यहाँ तो जो शब्द है ना, ये बड़े कमाल के शब्द हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। क्यों? ये कला है। जो मैंने कहा ना, ये कला है कि इसको नहीं पता इसको कैसे क्लासीफाई जो है करना है। पहले तो रिकॉर्ड कैसे करना है, ये भी एक हुनर चाहिए, हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर क्लासिफाई कैसे करना है, ये भी एक हुनर चाहिए। इसको क्लासिफाई किस तरीके से जो है करता चला जाओ। कुछ को बात समझ आ रही है? लो जी, और आगे लिखें। क्लासिफाई के बाद एंड, हाँ जी, एंड समराइजिंग, एंड समराइजिंग, और बाद में इसको समराइज करना है। समराइज किसमें करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाने और बैलेंस शीट में जो है लेकर जाने। क्या चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, क्या चीज बैलेंस शीट में जो है जाएगी। इवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या ट्रेडिंग में जाएगी और क्या पीएनएल में जाएगी। आपने पढ़ा होगा। तो क्या ट्रेडिंग में जाएगी, क्या पीएनएल में जाएगी। स्कूल में शायद आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं सीखा होगा, ठीक है। तो अब हम 3 चीजें सीखेंगे। अब पीएनएल के अंदर पहले बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा पीएनएल अकाउंट। तो जब समराइज भी करना है, कौन सा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा खर्चा पीएनएल में जाएगा, वो सारी चीजें ऐसी। जब एसेट पर जाएंगे तो कौन सा फिक्स्ड एसेट में जाएगा, कौन सा करंट एसेट में जाएगा, कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाएगा, कौन सा करंट लायबिलिटी, सब चीजें जो है हमें सीखनी। आज तो से एक ओवरव्यू जो है दे रहा हूं कि भाई ये सारा काम हमें जो है सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल में जो है हमें सीखना है। तो ये कह रहे हैं समराइजिंग, आगे क्या लिखा होता है, कह रहे हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तभी तो कह रहा हूं ये कला है। बहुत तरीके से रिकॉर्ड करना है, बहुत तरीके से क्लासिफाई करना है, बहुत तरीके से समराइज जो है करना है। और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, मैं यहां पर अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करता। आपने पढ़ा होगा मैं अलग, बिजनेस अलग। तो बिजनेस के खर्चे अलग दिखाएंगे, मेरे पर्सनल खर्चे अलग जो है दिखाते। तो बिजनेस का पीएनएल अलग बनता है, मेरे को अपना पीएनएल बनाना हो, मैं अपना जो है अलग बनाऊंगा। तो हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के सारे खर्चों को जो है लेना है। और इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहे हैं ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड interpreting the results thereof। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहना, अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट ये काम जो है रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये वाला है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। आप आखिर अकाउंट्स क्यों बना रहे हो, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। आप आखिर अकाउंट्स, आपने ये जर्नल एंट्री आखिर क्यों बनाई, लेजर आपने क्यों बनाई, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया, आपने बैलेंस शीट क्यों बनाई, क्या रीजन है बताओ। इनको माइक जो है फटाफट दे दें। ऑनलाइन बच्चे मेरे को चैट करके बता सकते हैं। तो भाई आप ये सारा क्यों बना रहे हो? सर बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, Okay. करंट एसेट, करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ओके, लोन लेने की रिक्वायरमेंट, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो कुछ भी कुछ है। ठीक है। तो इन्होंने कहा सर, इन्होंने कहा भी मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, इस बात को समझना।
अभी तो स्कूल में आपका सबसे बड़ा टारगेट क्या होता था? बैलेंस शीट मैच हो जाए, है ना। स्कूल का तो एक ही टारगेट होता था, बैलेंस शीट कैसे भी करके मैच जो है हो जाए या नेट प्रॉफिट सही जो है निकल जाए। ये हमारा टारगेट नहीं होता। और ये तो मैं शायद कह सकता हूँ आज के बाद मतलब ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपकी बैलेंस शीट मैच ना हो। ये तो बहुत बेसिक चीज़ होती है, वो तो आपको कहते हैं फाउंडेशन में इस लेवल की तैयारी हो जाएगी, कैसा भी सवाल आ जाए बैलेंस शीट मैच होना तो आपके बाएं हाथ का खेल जो है हो जाएगा। बैलेंस शीट मैच होना तो इट्स वेरी डैम ईजी। तो बैलेंस शीट मैच होना तो जो कहते हैं ना स्कूल में एक टारगेट होता था, बैलेंस शीट मैच हुई सीए फाउंडेशन में, ये टारगेट हमारा नहीं है। हमारा मेन टारगेट होता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। क्या मतलब हुआ? बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे चेक करना है क्या ये बिजनेस वाइबल है कि नहीं, मैं क्या ये बिजनेस काम का है कि नहीं है, जो ने कहा ये बिजनेस क्या मैं करूं कि ना करूं, इस बिजनेस से मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है, इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट जो है आ रहा है। सोचे मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, सोचो मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए जो है मैंने लगाए और मेरे को आज प्रॉफिट मिला मान लो 1 लाख रुपए का। मैंने 10 लाख की कैपिटल लगाई, मैंने पूरी मेहनत करी और लास्ट में प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख रुपए का। बैंक में मैंने एफडी कराई, एफडी का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 12%। सोचें एफडी का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। तो आपको सोच के बताएं 10 लाख अगर मैं बैंक में जमा कर देता तो मुझे कितने मिलते? 1,20,000। तो भाई ये बिजनेस किया ही क्यों? ये बिजनेस आपने किया ही क्यों? सीए काम तो ये होता है। इस समय समझना आप अकाउंटेंट नहीं बनने वाले, आप क्या बनने वाले हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप क्या बनने वाले हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारा काम क्लरिकल अकाउंटिंग नहीं है, हमारा काम प्रॉफिट निकालना या बैलेंस शीट मैच करने का बिल्कुल भी नहीं। हमारा काम इसके बाद डिसीजन लेना है। हम क्लाइंट को डिसीजन लेते हैं ये बिजनेस काम का है या नहीं है, क्या ये बिजनेस आपको करना चाहिए या क्विट कर दो। क्या ये बात समझ आती है? तो अपना विजन स्ट्रॉन्ग करना, तभी सीए की वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? सीए का काम क्या है? कंसल्टेंसी का। आपका मेन काम क्या है? कंसल्टेंसी। आपका काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, आपका मेन काम क्या है? कंसल्टेंसी का। क्लाइंट आपके पास आता है कि सर ये मेरी बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, देख कर बताओ क्या ये बिजनेस काम आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये बिजनेस मुझे करना चाहिए नहीं करना जो है चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इन बिजनेस के फाइनेंशियल चेक करके मुझे क्या देखना है? मेरे को अपना रिजल्ट जो है देखना है, डिसीजंस मुझे जो है लेने हैं। क्या ये बात समझ आती है? लो जी, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो? लो जी, एक बार आराम से चेक करें, यहां तक किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो? एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया तभी का अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। जैसे बिजनेस को इवैल्यूएट करना एक कला है, हर किसी के बस की बात जो है नहीं है। तभी यहाँ पर तभी कोई चार्ट अकाउंटेंट बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और कुछ चार्ट सक्सेसफुल जो है नहीं हो पाते। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलना एक कला है भाई, सबको क्रिकेट खेलना आता है, पर धोनी या विराट कोहली हर कोई जो है नहीं बन पाता। तो ये तो मैं कहूँगा आपके हुनर के ऊपर जो है रहेगा। और वही बात है, बेसिक चीज़ें एक टीचर जो है, जो कहते हैं ना, एक कोच जो है बैट पकड़ना सिखा सकता है, एक कोच जो है मे बी बॉलिंग करना सिखा सकता है, पर एट दी एंड आपके इंटरेस्ट के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चलो जी, फिर थोड़ा सा आगे जो है बढ़ते हैं, थोड़ी सी वॉल्यूम जो ना और बढ़ा दें। तो भाई चेक करें हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, लो जी, हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको अगर हम क्लासिफाई करें तो किस में कर सकते हैं? 4 चीज़ों में जो है हम कर सकते हैं। तो भाई हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको मैं क्लासिफाई कितनी चीज़ों में कर सकता हूँ? 4 चीज़ों में। तो भाई कुल मिला के जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी रहेंगी तो भाई वो क्या हो सकती हैं? या तो एसेट होगा या क्या होगा? एक्सपेंस। ऐसे ही या तो लाइबिलिटी होगी या क्या होगा? इनकम या रेवेन्यू। तो उसे एक ओवरव्यू देना है। सर मान के आप सबको ये सारी चीज़ें जो है आती हैं, बस एक ओवरव्यू जो है आपको देना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के उनको एक थोड़ा सा आइडिया जो है हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा बिजनेस में जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे
तो क्या होगा भाई, आप मार्केट में गए, या तो आप कुछ खर्चा कर कर आओगे या कुछ एसेट खरीद कर जो है आओगे। आप मार्केट में गए या तो लोन लेकर आओगे या सामान बेच कर जो है आप आओगे। तो हमने कहा मार्केट में जाने के बाद ये चार चीज़ें होंगी, या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या लाइबिलिटी होगी या रेवेन्यू या इनकम जो है होगा। इसके बियॉन्ड पांचवी चीज़ जो है नहीं होती। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको चार चीज़ों में क्लासीफाई जो है करना है। एसेट के कोई एग्जाम्पल अगर आप मुझे दे पाओ, एसेट में क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? हाँ जी, हमने कहा लैंड एंड बिल्डिंग, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग, तो बिजनेस के लिए मुझे लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। और क्या हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी, तो भाई हमने कहा मशीनरी, हमने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी, ये भी मेरा क्या है? एसेट। और क्या हो सकता है? फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने टेबल चेयर एसी फर्नीचर, हमने इक्विपमेंट्स हमने जो है खरीदे, लैपटॉप हमने खरीदा, इक्विपमेंट्स खरीदे। और बताएं? हाँ जी, स्टॉक, इन्वेंट्री, हम ट्रेडर हैं तो हमने क्या खरीदा? हमने इन्वेंट्री जो है खरीदी। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, हमने स्टॉक जो है भी मेरा क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मैं मार्केट से सामान खरीद कर लाता हूँ, आगे सामान जो है मैं बेचता हूँ। और क्या हो सकता है मेरे एसेट में? गुडविल, चलो गुडविल भी एसेट में जो है। मैंने बाईजूस अगर नाम सुना हो तो बाईजूस ने आकाश कंपनी को खरीदा था, सुना होगा। आईआईटी के अंदर एक बाईजू कंपनी, उन्होंने आकाश को खरीदा, तो आकाश की गुडविल जो है उन्होंने जो है खरीदी। ठीक है जी, तो गुडविल जो है आपका एसेट जो है हो सकता है। और बताएं? और एसेट में क्या क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, हमने स्टॉक मार्केट में शेयर्स डिबेंचर्स जो है खरीदे, तो ये मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो भाई इन्वेस्टमेंट ये भी मेरा क्या है? एसेट जो है आ जाता है। ठीक है जी, और बताएं? कैश, हाँ जी, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट या सबसे बड़ा एसेट मेरा कैश है या बैंक बैलेंस है। तो बैंक में मेरा पैसा है या कैश मेरे पास पड़ा है, ये मेरा क्या है? एसेट है। और बताएं? डेटर्स, फिर ऐसे कह सकते हैं हमारे पास क्या है? डेटर्स है। तो भाई हमारे पास क्या है? डेटर्स जो है आ रहे हैं, डेटर्स हैं। और लिख लें डेटर्स कौन होते हैं? हाँ जी, डेटर्स कौन होते हैं? हमने कहा पर्सन टू होम, डेटर्स कौन होते हैं? अ पर्सन टू होम, हमने कहा गुड्स, जिसको मैंने अपना सामान उधार पर बेचा। बेटे कौन होते हैं? जिसको मैंने सामान अपना उधार पर बेचा। गुड्स या सर्विसेज, या मैंने कुछ सर्विसेज दी हैं उधार पर जो है दी हैं। इज सोल्ड, गुड्स या सर्विसेज इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार। ठीक है जी, आई होप ये बात अच्छे से क्लियर है। मैं बहुत बेसिक चल रहा हूँ क्योंकि जो साइंस वाले बच्चे हैं के लिए उनको डेटर शब्द पहली बार है, तो आज सिर्फ मेरा टारगेट कॉमर्स से ज़्यादा सिर्फ साइंस वाले बच्चों का है कि भाई ये शब्द आप जो है एक बार चेक कर लें। लैंड एंड बिल्डिंग आई होप आपको पता है। फिर चेक करो मशीनरी, जो मशीनरी होती है आप जिससे मैन्युफैक्चरिंग करते हो। फिर फर्नीचर जो है टेबल चेयर सारा फर्नीचर में आता है। इन्वेंट्री स्टॉक, हमने जो भी सामान खरीदा बेच रहे हैं वो क्या होती है? इन्वेंट्री। गुडविल, किसी का नाम हमने अगर खरीदा है तो गुडविल उसको जो है कहते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट, मैंने शेयर्स डिबेंचर स्टॉक मार्केट में जो है मैंने खरीदे। फिर कैश मेरे पास पड़ा है, बैंक में मेरा पैसा मैंने जमा कराया, वो सारा आया। और डेटर वो व्यक्ति है जिसको मैंने उधार पर सामान बेचा है और उसने कहा 2 महीने बाद पैसा जो है दूंगा, तो मुझे उससे पैसा आना है, तो वो मेरा क्या होता है? एसेट जो है बन जाता है। लो जी, तो भाई आराम से चेक करें यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। और स्पेशली जो साइंस वाले बच्चे हैं, क्या ये शब्द से दोस्ती हो रही है? कंफर्टेबल है? ठीक है। ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं कंप्यूटर भी आ सकता है। बिल्कुल, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपने कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, इसको हम इक्विपमेंट एक नाम जो है दे देते हैं। तो इक्विपमेंट इसको हम बोल देते हैं, मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, इक्विपमेंट में जो है आ जाता है। फिर बच्चे ने कहा ट्रेडमार्क, मैं ट्रेडमार्क को ऊपर ले आता हूँ। हमने गुडविल खरीदी है या हमने ट्रेडमार्क किसी का जो है खरीदा है, गुडविल खरीदा है, ट्रेडमार्क खरीदा, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट में जो है आता है। फिर एक आ रहा है बिल रिसीवेबल। ठीक है जी, एक आ रहा है बिल रिसीवेबल, इस पे चर्चा करेंगे। मैं अभी इस पे तंग नहीं करता, साइंस वाले बच्चे थोड़ा सा उनका बीपी ना बढ़ जाए। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट होता है, इसको बाद में, पूरा चैप्टर है, इसको बाद में जो है देख लेंगे। पर ठीक है, आई होप अक्रूड इनकम। ठीक है, अभी ऐसे शब्द अभी जो है मैं नहीं ले रहा, मेरा माइंड में भी साइंस वाले बच्चों को ईजी जो है अभी मेरे को रखना है। ठीक है, तो मोटा मोटी एसेट जो है समझ आ गए। लो जी, अब मुझे बताओ खर्चे में क्या आएगा?
अब खर्चे में मैं क्या कहूंगा, बिजनेस में एक तो हो गया एसेट मैंने खरीदा, खर्चा क्या होगा, सैलरी। अब मैंने कहा खर्चे में मैंने सैलरी पे करी, तो जब सैलरी पे कर रहा हूं, जैसे मैंने लैंड बिल्डिंग मैंने लिया तो पैसा गया, बदले में लैंड बिल्डिंग आया, एसेट है, पर मैंने पेमेंट करी एम्प्लॉइज को, उनको मैंने सैलरी दी, उसको हम क्या बोलते हैं, खर्चा जो है कहते हैं। और बताओ, और खर्चे में रेंट, आपने कहा भाई हमने बिल्डिंग का किराया दिया, वो मेरा क्या है, खर्चा। और बताओ, इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल हमने पे किया, खर्चा है। और बताएं, हाँ जी, स्टेशनरी, ठीक है, हमने स्टेशनरी जो है हमने खरीदी, वो भी क्या है, खर्चा है, स्टेशनरी हमने जो है खरीदी। और बताएं, एडवर्टीजमेंट, हमने बिजनेस करने के लिए एडवर्टीजमेंट जो है करी, वो मेरा क्या है, खर्चा है। और बताएं, डेप्रिसिएशन, अभी उसको मैं शब्द अभी नहीं लेता हूं, चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, वो चैप्टर में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अभी साइंस वाले बच्चों को मैं ये शब्द देना नहीं चाह रहा, अभी वो शब्द जो साइंस वाले बच्चों को समझ आ जाए, हाँ ये मेरा खर्चा है, ठीक है। और बताएं, हाँ जी, इंटरेस्ट, हमने अगर लोन लिया और लोन पर अगर मैंने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो मेरा क्या है, खर्चा है, ठीक है। ये खर्चे मेरे जो है हो रहे हैं। और मेरा खर्चा क्या होगा, हाँ जी, कमीशन, हमने सेल्समैन को कमीशन दिया, हमारे सेल्समैन को हमने कमीशन दिया है, सेल्समैन को कमीशन देते हैं, वो मेरा क्या है, खर्चा जो है आ जाएगा। ऐसे ही ट्रैवलिंग का खर्चा भी हो सकता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी मेरे खर्चे जो है हो सकते हैं। तो भाई कुल मिला के बात समझ आई, भाई ये मेरे क्या है, खर्चे जो है आ रहे हैं। फिर बच्चे कह रहे हैं सैलरी और वेजेस, मैं सैलरी भी कह सकता हूँ, इसी को हम वेजेस भी कह देते हैं। तो सैलरी वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन बच्चे ने कहा, टैक्स हमने पे करा है, ठीक है, टैक्स को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट, अभी ऐसे शब्द मैं भी नहीं ले रहा। फ्लोटेशन कॉस्ट, हे राम कैसे कैसे शब्दों के साथ आप जो हैं चल रहे हो, बैड डेट हो गया, चलो ठीक है। तो ये सारे मेरे क्या हैं, खर्चे, पर अभी बहुत बेसिक जो है चल रहे हैं। मुझे पता बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, देखो इतनी इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ, तो अपने बहुत बेसिक काम जो है चलते हैं, ठीक चल रहे हैं। तो कुल मिला के समझ आया कि भाई एक किसको एसेट कहेंगे और किसको खर्चा कहेंगे। अब देखो ये लिस्ट कोई बना नहीं सकता, ये अब आपको डिसाइड करना है किसको मैं खर्चा कहता हूँ, किसको मैं एसेट जो है कहता हूँ। आगे बढ़े, ऐसे ही लाइबिलिटी पर आओ। तो लाइबिलिटी में क्या आएगा, हमने कहा पहले तो बैंक का लोन, हाँ जी, हमने कहा बैंक का लोन, हमने बैंक से लोन लिया, तो मेरी क्या है, लाइबिलिटी। ऐसे ही एक और लिख लो, सेकंड एक शब्द क्या होता है, कैपिटल। एक होता है बैंक का लोन, एक क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं, जो ओनर ने पैसा जो है दिया, इसलिए लिख लो। जो साइंस वाले बच्चे हैं भाई इसको आप देख लेना, ये क्या है, कह रहे अमाउंट गिवन, अमाउंट गिवन बाय ओनर। शब्द ये गलत है पर आपको वो भी समझा देता हूं, अमाउंट गिवन बाय ओनर ऑफ बिजनेस। जिसका बिजनेस है उसने जो पैसा लगाया अपने बिजनेस में, तो वो हम क्या मान के चलते हैं, लाइबिलिटी मान के चलते हैं। क्यों, हम वही कह रहे हैं बिजनेस अलग ओनर अलग। वो कह रहे हैं इस बिजनेस से अगर मैं पैसा लगा रहा हूं, मुझे कितनी रिटर्न जो है मिलेगी, इस बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या ये पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या लाइबिलिटी जो है मानकर चलते हैं। और बताएं, और क्या हो सकता है, क्रेडिटर। और क्या होता है, क्रेडिटर। तो भाई जैसे डेटर होते हैं, इसी का दूसरा भाई वो क्या होता है, क्रेडिटर। डेटर कौन होता है, जिसको उधार पर सामान बेचा। क्रेडिटर कौन होगा, जिसे उधार पर सामान खरीदा। तो मैंने कहा ये कौन है, तो हमने कहा पर्सन, लो जी, पर्सन फ्रॉम होम, पर्सन फ्रॉम होम हमने कहा गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज हैव बीन received on credit, have been received on credit। कंफर्टेबल है, तो जिससे मैंने उधार पर सामान जो है लिया है, तो मेरी लायबिलिटी है, उधार पर सामान लिया तो पैसे देने जो है मुझे पड़ेंगे। कंफर्टेबल चल रहा है। फिर बच्चे कह रहे हैं हाँ, जैसे बिल रिसीवेबल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल जो है आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, पर एक ओवरव्यू जो है हमने दिया, तो आई होप ये बात शायद आपको सारी समझ जो है आ रही है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर लास्ट चीज़ आ जाओ, इनकम और रेवेन्यू। अब ये क्या होगा,
हमने कहा सेल, जब मैं गुड्स की सेल करूंगा तो क्या है, रेवेन्यू। जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो आपने मुझसे जो फीस आपकी तरफ से आई वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू जो है आ जाएगा। तो हमने कहा भाई ये क्या है, सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो भाई अगर एक ट्रेडर है सामान बेचता है, तो जब सामान बेचेगा तो जो उसको पैसा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू जो है कहते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो आपने जो मुझे पैसा दिया वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू जो है आ जाएगा। और भी कुछ हो सकता है, कमाई का साधन, रेवेन्यू का साधन। हाँ जी, इंटरेस्ट। तो हमने कहा भाई फिर वही, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मैंने शेयर्स खरीदे थे, शेयर से मुझे क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। मैंने डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट जो है मिलता है। तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं बस यहाँ पे लोन नहीं बोलता, मैं उसको क्या बोल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट। मैंने अगर लोन लिया उसको हम क्या बोलते हैं, लोन। मैंने लोन दिया तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट शब्द जो है दे देता हूँ। या एडवांसेस जो है कहते हैं। नॉर्मली लोन क्या होता है, जब लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोन। जब देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांस या इन्वेस्टमेंट जो है हम कहे देते हैं। ठीक है जी, लो जी आराम से चेक करें यहाँ तक। अच्छा फिर बच्चा कह रहे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी हो सकता है, हमने एसेट को बेचा, बिल्कुल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। और बताएं जी, आई होप यहाँ तक सारी बात ठीक चल रही है। तो भाई जो ऑनलाइन साइंस वाले बच्चे हैं और जो ऑफलाइन साइंस वाले बच्चा है, हाँ जी क्या ये ठीक चल रहा है यहाँ तक? किसी और को भी कुछ पूछना हो, ये ठीक चल रहा है? हाँ सर ये तो बड़ा मस्त जो है चल रहा है। चलो फिर थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं और नेक्स्ट चेक करें। कह रहे हैं हाउ टू रिकॉर्ड। अब कैसे रिकॉर्डिंग जो है करते हैं, तो भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो आप सब ने 11-12 में पढ़े हैं उसी को रिवाइज जो है करना है। तो भी कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, तो भी हमारे दो बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं। पहला क्या रहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पढ़ा हुआ है आपने? हाँ सर बताओ जी इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी माइक जो है दे दें, माइक उनको जो है पकड़ाएं। हाँ जी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसका क्या मतलब होता है? So, according to business entity concept, the owner and business are two separate identities, and they ठीक है। have their own assets and liabilities. And the owner is different from its business, and business transaction, owner's personal transaction cannot be recorded in the books of business. ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट वही है। आप सबने कहा कि सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। इंपॉर्टेंट, हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, ओनर के बना रहे हैं या बिजनेस के बना रहे हैं? बिजनेस के। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पूरा सब्जेक्ट है ये बेसिकली क्या है, बिजनेस अकाउंटिंग जो है कह सकते हैं। तो हमारा मेन जो इस समय चलता है, हम जो भी अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं वो घर के अकाउंट्स नहीं सीख रहे। हम कौन से अकाउंट सीख रहे हैं? बिजनेस के अकाउंट जो है सीखेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पर आए तो भाई इसका मतलब क्या है, हमने कहा वी शैल रिकॉर्ड एवरीथिंग। जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो भी हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, वी शैल रिकॉर्ड एवरीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो भाई जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के रिस्पेक्ट में जो है करेंगे। ऑनलाइन बच्चा कह रहा है दीज आर टू लीगल सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और ओनर अलग होते हैं, इतना ही होता है, या बिजनेस ओनर अलग लीगल एंटिटी होते हैं? हाँ जी, कितने करें अलग लीगल एंटिटी होते हैं? ये पढ़कर आए हो? हाँ जी ये पढ़कर आए हो, ये थोड़ा गलत पढ़कर जो है आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में लीगल एस्पेक्ट अभी नहीं आता। ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग के एस्पेक्ट में अलग है, लीगल एस्पेक्ट में अलग नहीं है। चलो थोड़ा समझा देता हूँ, प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे, नहीं तो झटका लग जाएगा। अगर आप कहते हो लीगली अलग है, इसका मतलब क्या हुआ?
ओनर अलग बिजनेस अलग, ये कहना चाह रहे हो? इस बात को समझना। अगर आपने ये बोल दिया दोनों लीगली अलग होते हैं, इसका मतलब तो बहुत बड़ा गड़बड़ जो है हो जाएगा। लीगली अलग नहीं होते। अकाउंटिंग के एस्पेक्ट में हम बिजनेस को अलग रिकॉर्डिंग करते हैं, ओनर अलग जो है होता है, पर बिजनेस रन कौन कर रहा है? ओनर ही कर रहा है। तो बिजनेस के लिए लीगली लायबल कौन होगा? ओनर। बिजनेस के लिए लीगली लायबल कौन होगा? ओनर। इस बात को समझना। अगर आपने कह दिया बिजनेस लीगली अलग है, ओनर लीगली अलग है, इसका मतलब मैं स्मगलिंग का बिजनेस कर लूं और कल को पकड़ा गया तो मैं क्या कहूंगा? मैं अलग, बिजनेस अलग। क्या इस बात को समझ रहे हो? मैंने कहा बहुत छोटे शब्दों पर समझना है, लीगली अलग नहीं होते। अगर आपने ये बोल दिया कि ओनर एंड बिजनेस आर लीगली सेपरेट, इसका मतलब क्या बोल रहे हो? ओनर लीगली अलग व्यक्ति है और उसका बिजनेस लीगली अलग चीज है। तो कल को कोई स्मगलिंग का बिजनेस करे और पकड़े गए तो फिर आप खुद सोच के बताओ, फिर सोचो मैं क्या बोलूंगा? सर लीगली मैं अलग हूं, बिजनेस लीगली अलग है। तो सर बिजनेस इलीगल है, मैं थोड़ी इलीगल काम कर रहा हूं। बिजनेस इलीगल काम कर रहा है, मैं थोड़ी इलीगल काम कर रहा हूं। बिजनेस बंद कर दो, मेरे को फ्री कर दो, ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी हमने कहा सिर्फ बिजनेस और ओनर साथ चल रहे हैं। पर हम इस समय क्या कह रहे हैं? अकाउंट्स बनाते समय अकाउंट्स में बिजनेस की ट्रांजैक्शन लिखना, आप ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन मत लिखना। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए मैं कहना इस समय हमारा जो कोर्स का फर्स्ट लेवल है उसका नाम क्या है? सीए फाउंडेशन। आपकी नींव तैयार हो रही है, आपकी नींव तैयार हो रही है। तभी आईसी ने क्या बोला? क्योंकि प्रैक्टिकली चाहे आपने अकाउंट्स पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आई से कह रहे कोई पढ़कर जो है नहीं आया। साइंस वाले बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा और कॉमर्स वाला बच्चा सही तरीके से पढ़कर जो है नहीं आया। इसलिए बहुत बेसिक से आपको सारी बातें जो है समझानी है। और इसी चक्कर में यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन जो है ना, हमारी सारी बात चलेगी। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे तब तक मैं ये नहीं बता पाऊंगा आपके माइंड में क्या जो है चल रहा है। तो क्या ये बात क्लियर होती है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और ओनर अलग है। किस एस्पेक्ट में? बिजनेस या अकाउंट्स के एस्पेक्ट में अलग है। लीगली तो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जो सोल प्रोप्राइटर है उसी का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर उसी का बिजनेस है। पार्टनरशिप पार्टनर्स का ही बिजनेस होता है। कल को पार्टनरशिप फर्म में कुछ गड़बड़ करी, कौन लाइबल होंगे? पार्टनर्स ही लाइबल जो है होंगे। चलो थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ता हूं। पर आपने जब कंपनी पढ़ा होगा, कंपनी पढ़ा है स्कूल में, कंपनी में ये पढ़ा था। कंपनी का फीचर क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कंपनी में पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने पार्टनरशिप में ऐसा नहीं पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं पढ़ा होगा। क्या ये बात समझ आती है? तो जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एंड देयर शेयर होल्डर आर टू डिफरेंट पर्सन। अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्री अलग है। क्या ये बात समझ आती है? रतन टाटा जी अलग हैं, टाटा मोटर्स अलग है। टाटा मोटर्स है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो आप लॉ के अंदर जो है पढ़ोगे। फिलहाल मेरे को अकाउंट्स पढ़ाना है, इतना मैं डिटेल में जो है नहीं जाऊंगा। तभी मैंने कहा सीए का बेस्ट पार्ट यही है कि आप सब कुछ एक साथ जब पढ़ते हो, इसलिए अब आप डिटेल में कंपनीज एक्ट जो है पढ़ोगे, अब आप डिटेल में पार्टनरशिप एक्ट जो है अब आप पढ़ोगे, आप डिटेल में सारी चीज़ें जो है पढ़नी। आपके कंसेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं, आप खुद भी जो है इतना जो है नहीं सोच पाएंगे। कंफर्टेबल चल रहा है? आई होप क्या ही बात क्लियर हो गई। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिर्फ इतनी सी बात करता है, जब अकाउंट्स बनाएंगे तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अलग रिकॉर्ड करेंगे और ओनर की ट्रांजैक्शन को अलग रिकॉर्ड करेंगे। कोई एग्जांपल दे सकते हो? मेरी ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या अलग होंगी? कोई वैसे बताओ, आपकी जो फीस आई वो मेरी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो वो हम बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इस प्रीमाइसेस का बिजली का बिल पे करा, ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने अपने घर का बिजली का बिल पे करा, हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उसका बिल मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। क्या ये बात समझ आती है? इस प्रीमाइसेस का रेंट पे करा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम अकाउंट्स में दिखाएंगे। मैंने अपने घर का रेंट पे करा, वो मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा मेरे पर्सनल खर्चे भी होते हैं, बिजनेस खर्चे भी होते हैं। तो यहां पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि बिजनेस रिलेटेड सारे खर्चे जो है आपको दिखाने। क्या ये बात अच्छे समझ आती है? लो जी, फिर आगे जो है लिख लें। और वही मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूं मैं क्या बोलता हूं? मेरे माइंड में यही चलता है, इस बिजनेस की अर्निंग,
जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो जब भी अर्निंग की बात करते हैं, मैं अपनी पर्सनल अर्निंग की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ इस बिजनेस की अर्निंग कितनी है, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है कहता है, या इस बिजनेस के एसेट कितने हैं हम उसकी बात जो है करते हैं, या इस बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी हैं हम उसकी बात जो है करते हैं, या इस बिजनेस के एक्सपेंस कितने हैं हम इसकी बात जो है करते हैं। तो पूरे अकाउंट्स में ये बात माइंड में रख लेना, आपके पर्सनल खर्चे हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि पेपर में ना ये सवाल आ जाते हैं, बिजली का बिल घर का भी पे करा है और आपने जो है ऑफिस का भी पे करा है, तो बिजली का बिल जो ऑफिस का पे किया वो तो क्या आएगा, खर्चे में आएगा, और आपने अपना पर्सनल बिजली का बिल पे किया वो शायद ड्राइंग्स में आएगा, कुछ कुछ स्कूल में जो है पढ़ा होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हमने कहा खर्चे दोनों हैं, बिजली का बिल घर का भी और ऑफिस का भी। ऑफिस का अगर पे करा है तो मेरे पीएनएल में जाएगा, घर का पे करा है मेरे इस पीएनएल में जो है नहीं जाता। कंफर्टेबल है? और आगे बढ़ जाएं, यहाँ तक आराम से चेक करें, किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना हो। चलो ठीक है, ऑनलाइन में बच्चे कह रहे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एक्सपेंस, बात बिल्कुल ठीक जो है आ रही है। ठीक है जी, हाँ ऑनलाइन में बच्चे कह रहे हैं हाँ कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी जो है आपका जो है रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक कंसेप्ट हमारा जो आता है, हाँ जी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। लो जी, इसके बारे में क्या जानकारी है, कोई भी नया बच्चा कोई बताना चाहे? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये क्या होता है? पीछे उनको जो है माइक दे दे। सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जो एक एंट्री के दो हमें वो इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे हमने कोई एसेट परचेज करा तो हमारा एसेट बढ़ेगा पर कैश कम हो जाएगा। ओके, डुअल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो भी हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू जो है होंगे। डुअल एस्पेक्ट एक अकेला काम जो है नहीं चलेगा। जैसे वही सोच के बताएं या लिख लेते हैं, हमने कहा एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। तो वही बात करें, मैंने कहा अगर एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा इसका मतलब मैं बिल्डिंग लेकर आया, मैं इन्वेंट्री लेकर आया, तो अब सोच के बताएं अगर एसेट बढ़ा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ और भी हुआ होगा। एसेट बढ़ा तो क्या होगा, या तो लोन लिया होगा या मैंने कैश दिया होगा। तो मैंने कुछ ना कुछ, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट मुझे हमेशा चेक जो है करने। अगर एसेट बढ़ा है तो इसका मतलब है या तो दूसरा एसेट घटा होगा, मैंने बिल्डिंग खरीदी कैश दिया, मैंने बिल्डिंग खरीदी कैश जो है दिया, ये तो ये काम होगा। या फिर क्या हो सकता है, या मैंने कहा लाइबिलिटी जो है बड़ी होगी, ऐसा हो सकता है, या मेरी लाइबिलिटी जो है बड़ी होगी, मैंने एसेट लिया, या फिर क्या होगा साथ में लोन मैंने लिया, लोन लिया और एसेट जो है खरीदा। तो मैंने कहा भी दो एस्पेक्ट हमेशा जो है होंगे। अगर मैंने एसेट बढ़ा है तो या तो एक एसेट कम हुआ होगा या मेरी लाइबिलिटी जो है बड़ी होगी। कुछ को बात समझ आती है? और ऐसे ही अगर बात करूं अगर लाइबिलिटी बड़ी है, अगर लाइबिलिटी बड़ी या घटी, मैंने अगर लोन लिया तो क्या हो सकता है, अगर लोन लिया तो क्या हो सकता है, या तो कैश आया होगा, तो मैंने कहा अगर लोन लिया तो ऑब्वियसली बात है एसेट बढ़ा होगा, या क्या हुआ होगा लोन से मैंने क्रेडिटर की पेमेंट करी होगी, लोन से दूसरे लोन की रीपेमेंट कर दी होगी, या हो सकता है लाइबिलिटी से मैंने दूसरी अदर लाइबिलिटी मैंने क्या करी होगी, डिक्रीज जो है मैंने करी होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अभी आपको लग रहा है बहुत इजी है, पर बाद में इन चीज़ों में आप बड़ा तंग जो है आप होंगे। और बार बार कहूँगा डुअल एस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखना, जर्नल एंट्री पास जो है करना है। ये दो चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो मैं कहूँ पूरा अकाउंट्स बड़ा मस्त जो है हो जाता है। लो जी, आराम से चेक करें, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा हल्का फुल्का चिन्ना मिन्ना डाउट हो? ठीक चल रहा है? चलो तो भी फिर कुछ शब्दों की बात करें तो कुछ शब्द साइंस वाले बच्चों के लिए दो शब्द हम सीखते हैं। पहला क्या है, डेबिट, और दूसरा क्रेडिट। ये दो शब्दों से अब आपको दोस्ती जो है करनी है। तो कहते हैं जब भी एसेट बढ़ेगा, जब भी एसेट बढ़ेगा तो हमें क्या करना है, एसेट को डेबिट। तो भाई जब भी एसेट बढ़ता है तो हम एसेट को क्या करते हैं, डेबिट जो है करते हैं। कैसे करेंगे सब कुछ भी क्लास में जो है सीखेंगे। और जब भी एसेट घटेगा,
तो हमें क्या करना है, क्रेडिट जो है करना है। तो ये कुछ फॉर्मली बेसिक चीज़ें होती हैं कि अगर एसेट बढ़ेगा तो मुझे क्या करना है, डेबिट करना है, एसेट कम होगा तो मुझे क्या करना है, क्रेडिट जो है करना है। ऐसे ही अगर लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी, लोन अगर बढ़ा तो क्या करना है, क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करना है, डेबिट। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, एसेट और लाइबिलिटी ऑपोजिट जो है चलता है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं। एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट जो है करेंगे। ऐसे ही हमने कहा फिर क्या रह गया, अगर एक्सपेंस होगा, अगर एक्सपेंस होगा तो मुझे क्या करना है, डेबिट करना है, और अगर कोई इनकम होगी तो मुझे क्या करना है, क्रेडिट जो है मुझे करना है। ठीक है जी। लो जी, आराम से चेक करें, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो। लो जी, आराम से चेक करें, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा जो है डाउट हो। स्पीड ठीक चल रही है? ठीक है। बेस से लेके चलते हैं कि जो बच्चे अगर कॉमर्स के भी हैं, एक बार फिर से अच्छे से जो है आप समझते जो है चले जाएं। स्पीड हम इसी स्पीड पे जो है चलेंगे कि आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, अच्छे से रिवाइज जो है अच्छे से हो जाए। हाँ भाई, मेरे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आपको भी सारा ठीक चल रहा है, स्पीड सारी सही है। ऑनलाइन में आर्ची कह रही है सर आपकी वॉइस कम आ रही है, थोड़ी सी ऑनलाइन की वॉइस बढ़ा दे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों मेरी वॉइस कम है या ठीक है? हाँ जी, एक बार चेक कर लें ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या मेरी वॉइस आपको सुन पा रही है या नहीं सुन पा रही है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं ठीक है। तो बेटा आर्ची शायद हो सकता है आपको नींद आ गई होगी, जब नींद आती है तो कई बार आवाज़ कम जो है सुनती है। हाँ, तो भाई मेरे हिसाब से वॉइस, ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं सर नहीं सर सब ठीक जो है चल रहा है, सर वॉइस ठीक जो है आ रही है। आर्ची क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आर्ची क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं ऑडिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ऑडिबल जो है सारा चल रहा है। ठीक है, चलो और आगे आ जाए। ठीक है जी, चलो फिर खेल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है करते हैं। तो भाई जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। तो भाई मान लीजिए मिस्टर एक्स कह रहे हैं Mr. X started his CA practice। तो ये मान लेते हैं आप सब CA बन गए और CA बनने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस जो है शुरू कर रहे हैं। तो अब आपने अपना बिजनेस जो है शुरू करा है, तो स्टार्टेड है CA प्रैक्टिस। अब कह रहे हैं ही इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एज कैपिटल। तो मिस्टर एक्स ने कितने रुपए लगाए? 50,000 रुपये बिजनेस को जो है दिए हैं। तो भाई अब मुझे बताओ 50,000 रुपये कैश आया बिजनेस के एस्पेक्ट में, एक तो क्या आया, एसेट जो है आया, एक एसेट आया, और साथ ही साथ क्या आया, एक लाइबिलिटी जो है बढ़ गई। आई होप ये बात क्लियर है। और फिर चेक करो, एसेट जब बढ़ता है तो मुझे क्या करना है, डेबिट। तो जर्नल एंट्री कैसे होती है, सिंपल सा हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 50,000। इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट जो है करूंगा। तो जब भी एसेट आया बिजनेस के पास हम उसको क्या करेंगे, डेबिट, और कॉरस्पॉन्डिंगली ओनर ने जब पैसा दिया उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ी उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट जो है करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा एक अकाउंट जो है बनता है, टू कैपिटल अकाउंट। कंफर्टेबल है? आई होप कॉमर्स वाले बच्चों को तो इजी लग रहा होगा, पर इस समय बस आज वाली क्लास सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा उनको ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि कल से क्या होगा, सारे शब्दों के साथ बातचीत होगी, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो आज सिर्फ होता है कि साइंस वाले बच्चों को थोड़ा सा जो है ये बात समझ आ जाए। ठीक है जी। तो भाई साइंस वाले बच्चे क्या ही ठीक चल रहा है। तो भाई कैश आया, एसेट है, एसेट बढ़ा तो उसको मुझे क्या करना है, डेबिट जो है करना है। और अगर एसेट बढ़ा है तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी बढ़ी, उसको मुझे क्या करना है, क्रेडिट जो है करना है। और इसका एक तरीका क्या रहता है, डेबिट जब करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं डेबिट, और क्रेडिट जब करते हैं बस यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देकर हम टू लिख देते हैं, बस यहाँ क्रेडिट लिखते नहीं, एक बस परंपरा है, इस तरीके से काम जो है चलता है। लो जी, ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन और कह लेते हैं, मिस्टर एक्स या ही टुक अ लोन,
ही टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख। ऑनलाइन बच्चा कह रहा है एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी, क्या यहाँ पे पार्टनर है या सोल प्रोप्राइटर है? सोल प्रोप्राइटर। ध्यान रखना, यहाँ अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल कर दिया बेटा जीरो जो है हो जाएगा, ये तो सोल प्रोप्राइटर है। अगर यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर होते फिर हम सोचते, तो ध्यान रखना अकाउंट अच्छे से रिकॉर्ड जो है आना चाहिए। तो यहाँ तो सीधा कैपिटल आएगा, पार्टनर कैपिटल बिल्कुल भी जो है नहीं आएगा। सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल होता है, और आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल जो है होता है। तो नॉर्मल कैपिटल सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, और अगर कंपनी होती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है होता है। तो धीरे धीरे जो है चलेंगे, पर ये अच्छे से पता जो है होना चाहिए। फिर आए जी, एक्स टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख। बताओ जी, अब बिजनेस के पास लोन आया तो लाइबिलिटी बढ़ी, और लोन आने से हुआ क्या? बिजनेस कैश भी आ गया, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? डेबिट। कितना? 2 लाख। और फिर क्या आएगा? टू लोन अकाउंट। सिंपल, टू लोन अकाउंट कितना? 2 लाख। इस तरीके से जो है हम इसको लिखते हैं। कंफर्टेबल है? लो जी, उसके बाद फिर चेक करें नेक्स्ट एंट्री। हमने कहा ही परचेज्ड अ लैपटॉप। अब आप सीए बन गए हैं, आपको लैपटॉप की जरूरत है, एंड पेड ₹1 लाख। फिर आपने इस पैसे से क्या किया? एक लैपटॉप खरीदा है। तो बताओ आपके बिजनेस में कौन सा एसेट आया? लैपटॉप एसेट आया है, तो एंट्री क्या करोगे? हाँ जी, लैपटॉप अकाउंट। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का लैपटॉप है? 1 लाख। और अगर ये लैपटॉप आया तो बदले में क्या हुआ? कैश गया है, एसेट कम हुआ। बस ये ध्यान रखना, एसेट अगर कम हुआ तो मुझे उसको क्या करना है? क्रेडिट। कौन सा एसेट कम हुआ? कैश कम हुआ। कैश को मुझे क्या करना है? क्रेडिट जो है करना है। तो टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख जो है आ जाएगा। ऐसे ही फिर चेक करें नेक्स्ट, कह रहे हैं ही इनकर्ड। लो जी, ही इनकर्ड ₹40,000 on advertisement against cash payment। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपने एडवर्टीजमेंट करी है। एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस। और जब भी एक्सपेंस होता है उसको हमें क्या करना होता है? डेबिट। एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट। तो भाई एक्सपेंस को डेबिट करना है, तो मेरा एक्सपेंस क्या है? एडवर्टीजमेंट। तो सिंपल काम किया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 40,000। और ये खर्चा किया तो बदले में क्या हुआ? डुअल एस्पेक्ट, कैश गया होगा। तो हमने कहा जी टू कैश कितना? 40,000। टू कैश कितना? 40,000। लो जी, ऐसे ही फिर हमने कहा फिर क्लाइंट आने शुरू हुए। हमने कहा जी फी रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स। फिर पूरे साल क्लाइंट्स आए, क्लाइंट ने हमें फीस दी कितनी? मान लीजिए 6 लाख। अब क्लाइंट जब फीस देगा, ये क्या है? हाँ जी, ये क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है कि इनकम है? इनकम। तो जब भी इनकम होती है, इनकम को क्या करना होता है? क्रेडिट। जब इनकम होती है क्या करना होता है? क्रेडिट। पहले तो इनकम है, क्रेडिट, और डुअल एस्पेक्ट। ये 6 लाख की इनकम आई, साथ में क्या आया? कैश आया। तो कैश क्या है? एसेट। तो भाई साथ यही है, कैश एसेट है, कैश आया, कैश को डेबिट किया कितना? 6 लाख। और बदले में ये क्या है? इनकम है। तो मैं लिख सकता हूं टू फी अकाउंट। ये कितना आ गया? 6 लाख जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। और चलो लास्ट बस कर लेते हैं। और मैंने कहा और मेरे कुछ खर्चे जो है मेरे हो गए, तो मैंने कहा भाई आपका रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कितना आ गया? मान लीजिए रुपीज आपका है 1.5 लाख। हमने रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे किया 1.5 लाख। लोन था, लोन पर हमने इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट ऑन लोन
पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, और लोन लिया था, लोन पर इंटरेस्ट जो है हमने दिया 10,000। लो जी, तो भाई अब बताएं, रेंट क्या है मेरा, खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, खर्चा, इंटरेस्ट क्या है, खर्चा। तो अब क्या करना है, यही काम करेंगे। हमने लिखा रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंबाइंड है, मेरी मजबूरी है, मैंने ऐसे लिखा। अकाउंट डेबिट कितना, 1.5 लाख। फिर मैंने कहा इंटरेस्ट की मैंने पेमेंट करी, इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी क्या है, खर्चा, कितना हो गया 10,000, और मैंने पे किया तो क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, कितना 1,60,000। तो भाई ये कितना आ गया, 1,60,000। लो जी, आई होप ये बात अच्छे से क्लियर है। तो भाई जो साइंस वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एक बार आप चेक कर लें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो। और जो कॉमर्स वाले बच्चे भी, मेरे को लगता है ये तो शायद बड़ा मज़ा जो है आ रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो। ऑनलाइन बच्चा पूछा सर क्या बैंक नहीं कर सकते? हाँ जी, यहाँ पे बैंक कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर बैंक में अकाउंट हो। क्या मेरा बैंक में अकाउंट अभी तो खुला है? नहीं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। कैश आया था, कैश आया था, जब कैश है, कैश है, कैश गया है, कैश गया है, तो आप खुद सोच के बाद, जब मेरा बैंक में अकाउंट ही नहीं खोला तो क्या बैंक से पेमेंट हो जाएगी? हाँ जी, खुद सोच के बताएं, आपका यहाँ किसी का बैंक में अकाउंट हो, आप में से किसी का बैंक में अकाउंट नहीं होगा, तो कल को अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, क्या आप बैंक से पेमेंट कर दोगे? नहीं। तो बैंक से पेमेंट कब होगी? जब बैंक में अकाउंट होना जो है चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें कई बार बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट। आप सोचें, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट, पहला सवाल तो वही, बैंक में अकाउंट है कि नहीं है? जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है, बिना बैंक में अकाउंट हो के आप यहाँ बैंक नहीं जो है लिख सकते। ठीक है जी, और पूछ लें किसी को और कोई भी डाउट हो। यहाँ पे सारी बात ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, अब इसको थोड़ा सा बाद में डेकोरेट जो है करेंगे। नीचे नरेशन भी होती है, सब कुछ होता है, बाद में जो है देखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता अगर नरेशन पर आ जाऊंगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बोर जो है हो जाओगा। अभी भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप बैठे हो, क्योंकि इसमें लग रहा है सर क्या मज़ा जो है नहीं आ रहा, पर हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस वाले बच्चों को आज मेरी प्रायोरिटी रहती। कल से जो है हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे और कल से जो है अच्छे से पढ़ाई जो है हमारी होगी। कंफर्टेबल है? तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री जो है हमने नाम दिया। जर्नल एंट्री के बाद नेक्स्ट क्या होता है? लेजर अकाउंट। तो भाई लेजर अकाउंट जो है हम बनाते हैं, तो एक अकाउंट बनाना सिखा देता हूं। वैसे आपको आता है लेजर अकाउंट बनाना? चलो थोड़ा बहुत बच्चों को आता जो है होगा। तो भाई चेक करें, अगर लेजर अकाउंट बनाएं तो भाई एक मान लीजिए कैश अकाउंट जो है अपने बनाते हैं, तो जितने अकाउंट हमने खोले सबका लेजर अकाउंट जो है बनेगा। और करना क्या है, अब थोड़ा सा फटाफट करते हैं। पहला, कैश अकाउंट क्या है? डेबिट। कैश अकाउंट क्या है? डेबिट। तो कैश अकाउंट में मुझे क्या करना है? डेबिट साइड में लिखना है 50,000। ये जो अकाउंट है इस साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट, राइट हैंड साइड आपका क्या है? क्रेडिट। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे को डेबिट करना है कितने से? 50,000। ये कहाँ से पैसा आया? ये कैपिटल के नाम का पैसा जो है ये मेरा आया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आएंगे, हमने कहा उसके बाद फिर कैश अकाउंट को मुझे क्या करना है? डेबिट। कितने से? 2 लाख से। 2 लाख से डेबिट करना है। ये किस बात का पैसा आया? ये लोन के नाम का पैसा आया, तो हम क्या लिखते हैं? टू लोन अकाउंट जो है करेंगे। ऐसे ही फिर आगे आ जाएं, फिर हमने लैपटॉप खरीदा है, तो मैंने अब कैश को क्या किया? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर अब मुझे लिखना है, अब क्योंकि क्रेडिट साइड पर है, क्रेडिट साइड पर क्या लिखना है? 1 लाख। तो मैं अब कैश के क्रेडिट साइड पर गया, मैंने यहाँ पे लिखा 1 लाख और मैंने यहाँ पे लिखा बाय लैपटॉप। ये 1 लाख किस बात के गए? लैपटॉप के जो है गए हैं। ऐसे ही फिर आगे बढ़ा, मैंने फिर कैश को लिखा क्रेडिट साइड पर, कैश को लिखा क्रेडिट साइड पर कितना? 40,000। तो यहाँ पर फिर मैंने लिखा 40,000। ये किस बात का है? हमने कहा ये एडवर्टीजमेंट का है।
ये एडवर्टीजमेंट का है। ऐसे ही फिर आगे गया, मैंने कहा यहाँ पर मैंने कैश को क्या किया है, डेबिट जो है करा है, कितने से, 6 लाख से डेबिट करा। तो भाई यहाँ पर 6 लाख से डेबिट किया। ये कैश किस बात का आया, फीस के नाम का जो है ये मेरा जो है आया है। और उसके बाद लास्ट आ जाए, कैश को क्रेडिट करना है 160, किस बात का है, 1.5 लाख तो आया रेंट के नाम का, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और 10,000 मेरा किस बात का आया, इंटरेस्ट के नाम का जो है ये मेरा जो है आया है। ठीक है जी। तो ये छोटा छोटा काम किया हमने, कैश की सारी ट्रांजैक्शन करी और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम इसको टोटल जो है करते हैं। ये टोटल किया, टोटल कितना आएगा, 8,50,000। मैंने इसको यहाँ पे टोटल किया, ये मेरा आया 8,50,000। और फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है मैं निकालूंगा, तो बैलेंसिंग फिगर जो है चेक कर लें, 8,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 40,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 10,000 कितना आ रहा है, 5,50,000। तो भाई यहाँ पर ये कितना आया, 5,50,000। इसको हम क्या लिखते हैं, ये क्या है, बाय बैलेंस। मैंने एक बैलेंस निकाला, ये क्या है, बाय बैलेंस, और ऐसे लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी। तो हमने जितने भी जर्नल एंट्री बनाए सबके अकाउंट जो है ऐसे बनेंगे। जैसे कैश अकाउंट बनाया ऐसे ही, अब आप चेक करो, जैसे बनाया ऐसे ही एक मेरा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट जो है बनेगा। एक अकाउंट बना देता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। तो चेक करें, कैश के बाद फिर नेक्स्ट मेरा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट जो है ये मेरा जो है आ जाएगा। तो अब आप चेक करो, ध्यान से एक बार देख लें। तो भाई कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट जर्नल एंट्री मेरी क्या थी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो चेक करो, कैपिटल को मैंने क्या किया हुआ है, क्रेडिट करा है। कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट जो है करा, इसलिए ये कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जो है जाएगा। इसको मैंने क्रेडिट साइड में लिखा और ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट। ये किस बात का आया, ये कैश अकाउंट, कैश का पैसा जो है आया। सारी ट्रांजैक्शन में क्या कैपिटल अकाउंट और कहीं पर आ रहा है, चेक करो, कहीं मैंने कैपिटल अकाउंट फिर से लिखा है, नहीं। मेरा उसके बाद क्या है, लोन अकाउंट है, लैपटॉप अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, फीस अकाउंट है, ऐसे सारे अकाउंट हैं। और इसको फिर मैंने क्लोज करा 50,000, इधर मैंने क्लोज करा 50,000, और ये मेरा बैलेंस जो है आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कंफर्टेबल है। तो अभी एक मोटा मोटा काम, सारे अकाउंट बनेंगे, सबका बैलेंस जो है मुझे निकालना पड़ेगा और बस लास्ट स्टेज पर आ जाएं। और लास्ट में फिर मुझे क्या करना है, समराइज करना है, और मुझे क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट मुझे क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मुझे क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो भाई लास्ट छोटा सा काम और कर लें। तो मुझे लास्ट क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और मुझे क्या बनाना है, बैलेंस शीट जो है बनानी है। लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और मुझे क्या बनाना है, बैलेंस शीट जो है बनानी है। तो भाई मेरे कॉमर्स वाले बच्चों, क्या आप बैलेंस शीट बना पाओगे, नहीं बना पाओगे? आप तो शायद अच्छे से बना लोगे। इस साइड क्या लिखते हैं, एसेट्स, इधर क्या आता है, एसेट, और इस साइड क्या आता है, लाइबिलिटीज जो है आती हैं। तो बैलेंस शीट में क्या रहता है, एसेट और लाइबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस जो है आ जाता है। हाँ जी, इनको माइक जो है एक बार दे दें। हाँ, इसके बाद ट्रायल बैलेंस भी जो है बनता है। मैं अगली थोड़ा सा साइंस वाले बच्चों का हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तभी सब कुछ करेंगे, सब कुछ सिखाना है, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आएगा, सब कुछ होगा। पर अभी सिर्फ इनको एक ओवरव्यू देना है, क्योंकि इनका एक सवाल आता है साइंस वाले बच्चों का, सर मैंने 11th-12th में मेरे पास अकाउंट्स नहीं थी, क्या मैं सीए कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? तो आज सिर्फ उनका एक डर निकालना है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे कोई शब्द नहीं दे रहा, इसलिए मैं कोई ट्रायल बैलेंस अभी जो है नहीं सिखा रहा। सब कुछ आएगा, धीरे धीरे करेंगे, आपका कोर्स का पार्ट है। पर आज सिर्फ एक
कंफर्टेबल इनको बनाना था, कि बहुत सारे बच्चे साइंस और आर्ट्स के होते हैं कि मोटा मोटा काम ये कर रहे हैं, डुबकी तो भी लगाएंगे, बस डुबकी जो है अपने को लगानी, बहुत सारी ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन भी आएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग भी आएगा, प्रीपेड भी आएगा, सब कुछ जो है अपने को जो है करना है। पर एनीवेज वापस जो है चेक करें, अब हमारे जितने भी अकाउंट बने, एक अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट, एक अकाउंट क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट, ऐसी एक अकाउंट क्या बनेगा, लोन अकाउंट, ऐसी एक अकाउंट क्या बनेगा, लैपटॉप अकाउंट, एक अकाउंट क्या बनेगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एक अकाउंट क्या बनेगा, फी अकाउंट, ऐसी एक अकाउंट क्या बनेगा, रेंट अकाउंट, एक क्या बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट। अब करना क्या है, ये जितने अकाउंट बने इसमें जो एसेट और लाइबिलिटी है वो मेरा कहाँ जाएगा, एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में, और इनकम और एक्सपेंस वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो भाई अब ऊपर से शुरू करें, तो चेक करो, मेरा जो पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, ये मेरा क्या है, एसेट अकाउंट। मैंने नीचे कैश अकाउंट बनाया और कैश अकाउंट का जो बैलेंस है 5,50,000, मैं बस बैलेंस शीट में गया और बस मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश 5,50,000, सिंपल। ऐसे ही अब चेक करो, जो मेरा दूसरा अकाउंट बनेगा वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। जब मैंने पूरा अकाउंट बनाया और उसका जो बैलेंस निकलेगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, 50,000, ये क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी में। तो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिखाया कितना, 50,000। ऐसे ही फिर चेक करते जाओ, ऊपर से मेरा कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट सारा हो गया, फिर एक लोन अकाउंट बनेगा। तो लोन अकाउंट बाय कैश अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, 2 लाख। ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी। तो मैंने लोन को भी लिया, बैलेंस शीट में लेकर गया और मैंने यहाँ पे लिखा लोन अकाउंट, मेरी लाइबिलिटी कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है जी। ऐसे ही फिर आगे बढ़ता चला गया। लोन के बाद फिर मेरा एक अकाउंट बनेगा लैपटॉप अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट में कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपए। लैपटॉप में कितने पैसे हैं, 1 लाख। लैपटॉप मेरा क्या है, एसेट। तो भाई फिर से एसेट साइड में जाएंगे और मैंने यहाँ पे लिखा लैपटॉप। लैपटॉप कितना, 1 लाख रुपए। लैपटॉप कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है जी। ऐसे ही फिर आगे जो है बढ़ते जाओ। लैपटॉप के बाद फिर मैंने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा। एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा कितना, 40,000। इस अकाउंट में कितना पैसा है, 40,000। ये क्या है, एक्सपेंस। कहाँ पर जाएगा, पीएनएल में। ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो एडवर्टीजमेंट पीएनएल में लेकर गए, तो मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डाला, कितना है, 40,000। ठीक है जी। ऐसे ही एक अकाउंट मेरा और खुलता जाएगा। उसके बाद फी अकाउंट मेरा खुला। फी अकाउंट में कितने पैसे हैं, 6 लाख। फी मेरी क्या है, कमाई है। इनकम कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो फीस में जाना है 6 लाख। तो हमने कहा जी बाय फी। फी में गए कितना, 6 लाख। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाओ। फी के बाद फिर ये 2 चीज़ें आई, रेंट और इंटरेस्ट, 1.5 लाख और 10,000। तो यहाँ पर आ गया 1.5 लाख, यहाँ पर आ गया 10,000। ये मेरा क्या है, रेंट। ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है जी। ये मेरा सारा काम हुआ। उसके बाद अब क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का अब प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो मेरी कमाई कितनी हुई, 6 लाख। मेरी कमाई कितनी हो गई, 6 लाख। मेरा खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। तो मेरा नेट प्रॉफिट, मेरा नेट प्रॉफिट ये कितना आ गया, 4 लाख। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 4 लाख। तो मेरे बिजनेस से इस साल कितने रुपए कमाए, 4 लाख। और ये नेट प्रॉफिट होगा किसका, ओनर का। नेट प्रॉफिट होगा किसका, ओनर का। तभी कैपिटल के नीचे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं, या आप चाहो तो कैपिटल में ऐड भी कर सकते हो। ये कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है जी। और बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो मैंने कहा लाइबिलिटी में ये कितना आ गया, 6.5 लाख। और इधर भी टोटल करेंगे, ये कितना आ गया, 6.5 लाख जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के साइंस वाले बच्चों, ये कॉमर्स वाले बच्चों ने 2 साल में यहाँ तक सीखा था। ठीक है। तो मान के चलें, हाँ, तो कॉमर्स वाले बच्चों ने 2 साल में, मतलब 2 साल में सीखा था। मैंने आपको 80% समझा दिया, इससे ज़्यादा कॉमर्स वाले बच्चों ने नहीं सीखा था। ये सीखा था आपने 2 साल में, मोटा मोटी ये सीखकर जो है आए थे, जो मैंने 1 घंटे में आपको मोटा मोटी जो है समझा दिया। तो इसका मतलब अब आप कॉमर्स वालों के 80% बराबर तक तो आप पहुंच गए। ये बात क्लियर है। और कॉमर्स वाले बच्चों, बेइज्जती मत करा देना आप।
नहीं, क्योंकि मेरा इतने सालों का अनुभव है। अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे और कुछ टाइम के बाद ये जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, ये आपसे आगे निकल जाते हैं। बस उस समय ये बेइज्जती जो है नहीं होनी चाहिए कि मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में पता चला वो टॉप कर रहा है और कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं वो पीछे जो है चले गए। कसम खा लेना और कहीं बेइज्जती हो जाए ना हो जाए, साइंस वालों के सामने आप ऑलरेडी स्कूल में बेइज्जती कराकर आ चुके हो। इससे हमारी यूनिटी है ना, इससे हमारी यूनिटी है। साइंस वालों को हमसे आगे बिल्कुल निकलने जो है नहीं देना। प्रॉमिस है कि नहीं है? प्रॉमिस है। पर हाँ, ये मेरा हर बार का अनुभव है, क्योंकि साइंस वाले बच्चों का IQ इतना स्ट्रांग होता है कि ये आपसे आगे निकलते ही निकलते। और मैंने कितनी बार देखा लास्ट में हमारा जो टॉपर होता है, कितनी बार मैंने देखा है साइंस वाला बच्चा पूरा क्लास टॉप करके जो है चला जाता है और कॉमर्स वाले बच्चे बस खींची करते जो है रह जाते। ठीक है, चलो एनीवेज यहाँ तक। अब किसी को और कोई भी छोटा मोटा डाउट हो? बच्चा कह रहे सर एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट तो कई सालों तक मिलेगा। क्या पढ़कर आए हो? नॉनसेंस, ये पढ़कर आए हो? एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट खर्चा होता है या एसेट होता है? खर्चा ही होता है। तो कहाँ जाएगा? पैनल में जो है जाएगा। ये सब गलत जो है पढ़कर आए थे। हाँ जी, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट कुछ होता है? चलो पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आज एक ओवरव्यू दिया है, आज एक ओवरव्यू जो है दिया है, बहुत सारी चीज़ों पे जो है करेंगे। तो अभी मान लो ठीक है, छोटी सी एडवर्टीजमेंट जो है करी है। ऐसे भयंकर भयंकर शब्द, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट, सब कुछ अभी चर्चा जो है करेंगे। अभी आपको ज़्यादा तंग जो है नहीं करा। बताओ, कह रहे सर एडवर्टीजमेंट को फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। ये कॉमर्स वाले बच्चे हैं। मैंने पहले अभी कहा था साइंस वालों के सामने बेइज्जती मत कराना, तुमने शुरू कर दी है। कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट को फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट, ये एसेट होता है? दूर तक भी नहीं होता। जब एसेट ही नहीं होता, फिक्टिशियस एसेट जो है नहीं होता। ठीक है, इन शब्दों से दूर जो है वो रहना। ठीक है, ये सारे शब्दों को जो है दूर रखना। जितना मैंने पढ़ाया, क्या वो बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, लो एक सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। सर क्या ये सब हमें नोट भी करना था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा सत्संग चल रहा था, है ना? हाँ, सत्संग था। आपका मन करे लिखना है लिखो, नहीं मन करे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान मग्न होके जो है बैठ सकते हो, ये तो आपकी चॉइस है। भी मैंने पढ़ा दिया, आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो ठीक है। तो बच्चे का मासूम सा सवाल, सर क्या ही लिखना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगला सवाल आएगा, सर क्या मुझे CA करनी चाहिए? जैसा आपका मन करे। देखो, इससे मैं कभी इंटरफेयर जो है नहीं करता। हाँ, बच्चा कह रहे सर टाइम हो गया। हाँ मुझे पता है टाइम हो गया। अब आपका ब्रेक का टाइम जो है आ गया है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं पर जो है करते हैं। अब आपका हाफ एन आवर का ब्रेक जो है रहता है, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले ले तो 25 मिनट का ब्रेक रहेगा। 10 o'clock आपकी नेक्स्ट क्लास जो है शुरू जो है हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जाने से पहले 2-3 छोटी छोटी अनाउंसमेंट जो है एक बार कर लेते हैं। एक तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके मोबाइल फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ हैं इस समय। हाँ भाई, ध्यान रखना जब भी आप क्लास में एंटर करें तो आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ जो है होना चाहिए। क्लास में कभी भी मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में जो है नहीं होगा। अगर क्लास में मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में पकड़ा गया तो मेरे जो जासूस हैं वो पूरी क्लास में घूमते रहते हैं। आपने अगर मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में आया, वो आपके हाथ से हमारे हाथ में कब पता आ जाएगा आपको पता भी जो है नहीं चलेगा। और हमारे हाथ में आ गया फिर वापस नहीं आता। उसके बाद एक ही तरीका रहता है, आपके पेरेंट्स को आना पड़ता है और वो परमिशन कहेंगे तो आपके पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन जो है मिलता है। किसी भी रीज़न से आपके इस समय क्लास के बीच में मोबाइल फ़ोन जो है नहीं आना चाहिए। अगर मोबाइल फ़ोन रिंग हो गया किसी भी रीज़न से तो मोबाइल फ़ोन हमारी कस्टडी में आ जाएगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स को ही आना पड़ेगा, हम आपको मोबाइल फ़ोन जो है नहीं देंगे। आई होप ये बात क्लियर है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन आप इस समय ब्रेक में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए, यूज़ करें। दूसरा, ब्रेक में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, क्लासरूम के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। बाहर आप जाएँ, बाहर आप मोबाइल फ़ोन जो है यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्लास के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ मोबाइल फ़ोन आपकी पॉकेट में या बैग में जो है होना चाहिए। दूसरा, अगर मोबाइल फोन आपकी पॉकेट में भी है, वाइब्रेटर मोड पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाइब्रेटर मोड पर हुआ तो आप उस समय मोबाइल निकालोगे और जैसे ही मोबाइल पॉकेट से निकाला आपके हाथ से हमारे हाथ में जो है आ जाएगा। इसलिए ना तो वाइब्रेटर साइलेंट पर रखोगे या स्विच ऑफ जो है रखोगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा, क्लास जितने बजे शुरू होती है
उतने बजे शुरू होगी। आज कुछ बच्चे लेट आए थे, आज क्योंकि फर्स्ट डे था मैंने आपको एंट्री दे दी, कल से एंट्री जो है नहीं मिलेगी। जितने बजे क्लास शुरू हो गई, क्लास शुरू होने के बाद हमारे गेट बंद हो जाते हैं, उसके बाद आपको एंट्री बिल्कुल भी जो है नहीं मिलती। तो आपको अपने डिसिप्लिन के साथ जो है रहना है। तो भाई हर क्लास जितने बजे शुरू होगी आपको उस समय जो है यहाँ पे उपस्थित होना है। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो भाई क्लास के अंदर एंट्री जो है नहीं होगी। आई होप ये बात भी क्लियर है। अच्छा, तीसरा, हमने आपको वाटर बॉटल जो है आपको दे दी हैं, जिनको नहीं मिली बाहर से जो है ले लेना। तो आपको डेली अपनी वाटर बॉटल जो है कैरी जो है करनी है। तो भाई क्योंकि आप सब वाटर बॉटल कैरी करते नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आपको वाटर बॉटल आपको दे दी है। और मतलब वो साइज़ एक ऐसा है कि अपने बैग में जो है रख सकते हो। तो कोशिश करना वाटर बॉटल डेली जो है आप रखना। कई बार होगा पढ़ते पढ़ते चक्कर आ जाएंगे, पानी पीते रहे ना, ठीक है। तो वाटर बॉटल जो है अपने साथ जो है रख लेना। और दूसरा, वाटर बॉटल डेली प्लीज़ कैरी करना। रीज़न क्या है, यहाँ पर पानी है, वाटर कूलर्स हैं, पर थोड़ा सा ये प्लास्टिक फ्री जोन हमने बना कर रखा है, इसलिए ग्लासेस यहाँ पर जो है नहीं मिलते। इसलिए बस कोशिश है कि बीइंग अ सिविलाइज्ड पर्सन हम ग्लासेस जो है यूज़ ना करें। आप अपनी वाटर बॉटल कैरी करें, नहीं तो वाटर कूलर्स हैं, आप पानी जो है पी सकते हैं। इसलिए बस थोड़ा सा था कि हम प्लास्टिक या इवन आप पेपर ग्लासेस हैं उसको वेस्ट जो है ना करें। हम एक अच्छे प्रोफेशन में हैं तो थोड़ा सिविलाइज जो है रहेंगे, इसलिए वाटर बॉटल आप डेली कैरी जो है अपना कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम नीचे वाले फ्लोर पर जो है आपको वॉशरूम जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी को और कुछ पूछना हो, ठीक है। चलो फिर अब एक बार जो है ब्रेक जो है कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद जो है आया होगा। तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा जो है लेता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। ओके जी, टाटा, बाय बाय।